जी बताएं। सर, मैंने राजस्थान सूचना आयोग में नगर पालिका विजयनगर में एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई का जवाब मुझे नहीं मिला। जब फाइनली द्वितीय अपील की सुनवाई की बारी आई, आप सुनिए, तब उनका एडवोकेट मेरे पास में आया। उसने मुझे, मैं नाम भी बता देता हूँ, उनका नाम है अनिल तिवारी, ठीक है? तो उन्होंने बहुत ही मीठी-मीठी, अच्छी-अच्छी बातों से मुझे बहलाया, फुसलाया कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख के दे दीजिए, हम सूचना देने के लिए तैयार हैं, ये सब है। तो मैंने भी उनके गुड फेथ में लिख के दे दिया कि हमारा आपस में राजीनामा हो गया, ये हमें तय समय में सारी सूचना उपलब्ध करवा देंगे, हमें इस अपील में आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ठीक है श्रीमान, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे गलत सूचना भेजी। ठीक है सर, गलत सूचना भेजी तो मैंने आयोग में वापस अपील दायर की। तो आयोग ने अपील को ये कहते हुए एक्सेप्ट ही नहीं किया मेरे परिवार को कि आपका बाहर राजीनामा हो चुका है और हमने इसको खारिज कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आयोग ने। तो अब मैं हम तो इसके पुलिस में अगर मुकदमा मैं दर्ज तो घोर करवाना चाहें तो विरोधी हूँ इसके लिए भवानी क्या शंकर जी। कार्रवाई होगी सर? आपको भले ही बुरा लगे, मैं तो घोर विरोधी हूँ उस तरह की परंपरा का। जो ये संतुष्टि का प्रमाण पत्र और आपस में फिक्सिंग होती है ना, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। नहीं, नहीं सर, इन्होंने मुझको क्या कहते हैं, विश्वास में ले लिया था। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था, जब ये मैं नया-नया विश्वासघात था। तो आप सुनिए सूचना सर। आयोग के साथ होता है, विश्वासघात तो सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ होता है, कानून के साथ होता है, और जो हुँ, हम आयुक्त वहां बैठे रहते हैं निर्णय लेने हुँ, के लिए, उनके साथ होता है ये विश्वासघात। जब हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हाँ, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेंट आ जाता है, बोलता है मैं तो संतुष्ट हूँ, आपस में राजीनामा हो गया है, हमें कार्रवाई नहीं करनी है। और उसके बाद ये ऐसे मैटर हाईकोर्ट में भी जाते हैं और हाईकोर्ट से स्टे ले आते हैं फिर ये अधिकारी। तो मैं तो अच्छा, खुद अच्छा। इसका भुक्तभोगी हूँ इस तरह की का, और मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता हूँ। पर सर उस मामले में एडवोकेट ने भी अभी सूचना स्थिति ये हो गई, आयुक्त के अभी समक्ष स्थिति ये हो हस्ताक्षर गई है, किए थे। अभी स्थिति ये हो गई भवानी शंकर जी, अब मैं जितने मामलों में सुनवाई करता हूँ, पहले तो हाँ, आवेदक से मैं लिखवाता हूँ कि इस मामले में हमें सुनवाई करवानी है, वो लिख के हाँ। देता है मुझे वापस, तभी मैं सुनवाई अब शुरू करता हूँ। और सजा करवानी है सत्यना जी, अपना ये ऑफ कर दीजिए, बहुत वाइब्रेशन आ रहा है। जहाँ बोले हमारा नंबर है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है भवानी शंकर जी, इससे स्थिति और खराब होती है इस तरीके से। मैं सर उसमें धोखे में रह गया था, इसीलिए मैंने इस बारे में अब आपसे जानकारी लेना ज़्यादा उपयुक्त समझा कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई भवानी मत शंकर करिए, जी, आप अपना छोटे बच्चे दूसरा तो नहीं है, आप छोटे बच्चे तो नहीं है जो कहें कि मैं, अगर आपने किया तो फिर उसका परिणाम भुगतिए, गलत किया आपने, जैसे राहुल जी ने आपको बताया। ठीक है सर। जी सर, आरके जी का एक प्रश्न है, उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर आज का एक मूट कोर्ट का जो एक आखिरी मामला है उसको फिर सुनते हैं जी। अगर अनुमति हो तो। आरके जी का एक प्रश्न है, बहुत देर से हैंड राइज रखे हैं इन्होंने। जी आरके जी, अपना प्रश्न या सवाल जो है आप रख सकते हैं। आरके जी, आपने हैंड राइज किया हुआ है, 2-3 बार मैसेज किया आपने कि आपको कोई प्रश्न करना है। रामदास बता। हाँ कहें आरके जी। कहें, आपका प्रश्न रखें आरके जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपके तरफ से ही प्रॉब्लम है आरके जी, वहां से आवाज नहीं आ रही है हमारे पास, आपका अनम्यूट है जबकि वीडियो भी आ रहा है। आप एक बार लॉग आउट होइए और फिर वापस लॉग इन करिए। आरके जी, आप वापस लॉग इन करिए, उसके बाद फिर आपको बाद में ले लेंगे। तो सर, आज गांधी जी के समक्ष सुतार जी की एक अपील है, जिस पर ठक्कर जी उत्तराखंड से पीआईओ हैं। तो सुतार जी, आप साथ में हैं? प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। तो आयोग के समक्ष माननीय गांधी जी आज आयोग में हैं और वो आपके मामले की सुनवाई करेंगे। आप अपना प्रकरण रख सकते हैं। हाँ जी, सभी साथियों को पहले तो नमस्ते और सर को भी नमस्ते। सर, मैंने सूचना के लिए अनुरोध किया था, एक पर व्यक्ति से संबंधित ऐसी सूचना अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थी जिसका विस्तृत लोक हित नहीं है और वो पर व्यक्ति से संबंधित है।
राज्य लोक सूचना अधिकारी ने ये डिसीजन दिया कि लोक सूचना अधिकारी ने वांछित सूचना पर व्यक्ति की मांगते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद मैंने प्रथम अपील की, प्रथम अपील का कोई निर्णय नहीं आया और प्रथम अपील में मैंने ग्राउंड रखे थे कि लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 7 के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मांगी हुई सूचना को किसी पर व्यक्ति ने गोपनीय नहीं मानी है। दूसरा मेरा ग्राउंड ये था कि लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 4 के आलोक में लोक प्राधिकारी से सहायता नहीं मांगी है या मांगी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अपीलार्थी ये विश्वास करता है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी हुई सूचना यदि यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा मांगी जाती है तो यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए आप धारा 8(1)(j) के परंतुक को देखिए। दूसरा, अपीलार्थी का यह भी विश्वास है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी हुई सूचना यदि प्रकट की जाती है तो संरक्षित हितों को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान या हानि नहीं होगी। और मैं अपीलार्थी को अपील का आधार यह है कि अपीलार्थी इस अपील की धारा 8(1)(j) में उपबंधित परंतुक के और धारा 8 की उपधारा 2 के आलोक में वांछित सूचना प्राप्त करने का हकदार हूं। और अन्य विवरण में मैंने लिखा है कि इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 और धारा 19 की धारा 5 का आप श्रीमान अवलोकन फरमावे और उसके बाद जो भी आपको लगे वो उचित निर्णय देवे। देवेंद्र जी देवेंद्र जी जी सर। हाँ जी, मैं इसमें प्रतिवाद करना चाहता हूँ। आपने अपनी बात रख दी है सर जी। तो हाँ जी, पीआईओ रख ली ठक्कर साहब पूरी। हैं। जी हाँ जी, मैं इसमें प्रतिवाद करना चाहता हूँ। मेरा इसमें ये कहना है कि आप हेलो, धारा 19(5) के तहत आप अपना जवाब देना चाह रहे हैं सर? हाँ यस यस, मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ 5(4) का इस्तेमाल। इस बैकग्राउंड से किसी अन्य की आवाज आ रही है, उसको म्यूट करें। जी हाँ हेलो जी, मैं ठक्कर इसमें ये साहब कहना आप चाहता बात रखें। हूँ 5(4) में किसी को नोटिस देना या नहीं देना ये पीआईओ के अपनी कन्वीनियंस का मामला है। यदि वो स्वयं जिम्मेदारी लेता है तो उसको 5(4) का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो यदि टालम टोल करता है कि दूसरों पर बात डालता है कि इसने सूचना नहीं दी, उसके पास है, उसकी कस्टडी में है, तब फिर 5(4) 5(5) का उसने इस्तेमाल किया कि नहीं वो देखा जाता है। इसलिए 5(4) का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, जो धारा 8 में जो सूचना नहीं देनी है तो इसमें 8(1)(d), 8(1)(e) और 8(1)(j) इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट वाली जो टेस्ट है वो लागू होता है। और ये माना गया भी दिस 6(2) के दो जो एक्सेप्शन है, सो 8(1)(d), 8(1)(j) अप्लाई एज एक्सेप्शंस टू सेक्शन 6(2). तो 6(2) में कोई कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कारण तब बताना जरूरी हो जाता है जब ये देखा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट उस मामले में है या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 निर्णय के बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहला जो है गिरीश रामचंद्र देशपांडे, दूसरा आर.के. जैन और तीसरा अभी सीपीआईओ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस सीपीआईओ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट है वो ये है कि यदि पब्लिक इंटरेस्ट साबित होता है तो ऐसी सूचना दी जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो वो सूचना नहीं दी जाएंगी। एंड केस टू केस डिफरेंट डिसीजंस कैन बी टेकन बाय द इंफॉर्मेशन कमीशंस। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो साबित करना है, इसका जो भार है ये पूरी तरह से अपीलार्थी पर ही है। और चाहे वो एप्लीकेशन में लिखे कि पब्लिक इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जानता है कि ये सूचना जो है इसमें पर व्यक्ति से संबंधित है जिसका विस्तृत लोकहित नहीं है, ये उसने स्वयं प्रकरण में कहा हुआ है, तो ऐसे मामले में एप्लीकेशन स्टेज पर वो कह सकता है। दूसरी बात है कि जो पीआईओ है, पीआईओ कोई सुनवाई नहीं करता, इट इज नॉट ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, तो एप्लीकेंट को बुलाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे मामले में वो उसको सुनवाई का मौका नहीं दे सकता। जो एप्लीकेशन में लिखा गया है उसी के आधार पर उसको 30 दिन में निर्णय देना है। दूसरी बात है कि 8(1)(j) के साथ 11(1) को भी फॉलो करना जरूरी है। और यदि बहुत ज्यादा व्यक्ति है तो फिर 11(1) फॉलो नहीं किया तो भी चल जाता है। और यदि उसमें कोई पर व्यक्ति संबंधित है और यदि विनिश्चय ऐसा किया गया कि सूचना को डिस्क्लोज करना है, तब फिर राइट टू प्राइवेसी आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, जो जस्टिस पुत्ता स्वामी केस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है 7 जज का, उसमें
जस्टिस पुत्तास्वामी केस में, और जो आधार कार्ड वाला केस है 2018 में निर्णय आया था जो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दोनों संवैधानिक अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अंडर 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। राइट टू प्राइवेसी वो इसमें आता है। राइट टू लिव विद डिग्निटी जो 21 का हिस्सा है। और साथ में उन्होंने कहा कि बोथ आर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, क्योंकि दोनों ही पार्ट 3 में है, तो एक्सप्रेसली ये कहा नहीं गया है, लेकिन दोनों इम्प्लिसिट है संविधान में। और इसलिए जो पहले भी जो 2005 में आरटीआई एक्ट बनने के पहले के भी जो निर्णय है वो भी इस मामले में दे ऑल्सो एक्ट एज प्रेसिडेंट्स। दूसरी बात जो लीगल राइट की आती है कि सूचना के अधिकार के लिए तो कानून बन गया है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के लिए भारत में कोई कानून नहीं है, अलग से कंप्लीट कानून या कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पर इसको माना गया है। जैसे कि आरटीआई एक्ट में भी 8(1)(j) है, 11(1) है, इसके अलावा जो 7(7) है, इसके बाद फिर 19(2) है, 19(4) है। तो ऐसे मामले जब उत्तराखंड सूचना आयोग में आते हैं तो और यदि निर्णय नहीं दिया है अपीलीय अधिकारी ने, तो उसको 19(1) में रिवर्ट किया जाता है कि जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाए, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का भी फर्स्ट अपील का अधिकार है, वो उसका हनन हो सकता है। तो यदि पीआईओ ने इसमें फॉलो नहीं भी किया है तो फिर वो 10 दिन का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन यदि फॉलो किया है तो फिर 10 दिन वो एक्स्ट्रा ले सकता है, तो 30 दिन की बजाय वो 40 दिन हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मामले में फर्स्ट अपील जहां पर की जाती है तो फिर 19(2) में फर्स्ट अपील हो सकती है। और जो प्रक्रिया फॉलो की जानी है वो गिरीश रामचंद्र देशपांडे के मुताबिक ही है कि यदि सूचना नहीं देनी है तो 8(1)(j) में दिया जाएगा, लेकिन यदि डिस्क्लोज करना है तो पहले एक विनिश्चय किया जाएगा कि इसको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज करने के बाद एक्सपायरी पीरियड दिया जाएगा कि 1 महीने बाद इसको डिस्क्लोज, क्योंकि एक बार दी हुई सूचना जो है वो वापस नहीं ली जा सकती है, और वो अपील पीरियड जो 30 दिन का है वो एक्सपायर हो जाता है, और तब तक यदि फर्स्ट अपील नहीं हुई तो फिर वो सूचना डिस्क्लोज की जाएंगी। उसी तरह से जब अपीलीय अधिकारी के सामने मामला जाता है 19(2) में, तो वहां पर भी जो है कि यदि पीआईओ ने मौका नहीं दिया है तो 19(2) में वो पहले थर्ड पार्टी को नोटिस देगा, उसके बाद फिर उसका रिप्लाई लेगा, उसके बाद फिर एक विनिश्चय करेगा, और सूचना देनी नहीं देनी है तो एप्लीकेंट को सूचित करेगा कि 8(1)(j) में नहीं दी जानी है, और यदि देनी है तो फिर वो उसमें 90 दिन का टाइम देगा कि इसमें 19(4) में सेकंड अपील आयोग के समक्ष की जानी चाहिए। जब आयोग के सामने ऐसा मामला जाता है तब आयोग भी ये देखेगा कि पीआईओ ने और फर्स्ट अपील एपेलेट अथॉरिटी ने ये मौका दिया है कि नहीं दिया है, और यदि नहीं दिया है तो 19(4) में सेकंड अपील के लिए नोटिस देने का आयोग को भी अधिकार है। 19(4) में वो देखेगा कि इसमें क्या कोई राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व है या कोई इररिपरेबल डैमेज या ऐसा कोई इसके राइट टू इसका वायोलेशन हो सकता है, क्योंकि अभी भारत में इसकी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है ये संसद के समक्ष आ चुका है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में कहा गया है, और जब इस बारे में कॉम्प्रिहेंसिव कानून बन जाएगा, इसके अलावा और भी कानून है कि जिसमें छोटे छोटे ये चीजें आती है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है, लेकिन अलग अलग धाराओं में कई जगह पर इसको माना गया है राइट टू प्राइवेसी को। और अभी तक भारत में ये स्थिति नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी कोई टॉर्ट्स में केस करे, लेकिन यदि कोई आरोप लगाता है कि उसके राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन हुआ है तो ये भी हो सकता है कि भविष्य में लोग पीआईओ ने सूचना दे दी है तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन के लिए टॉर्ट्स में केस करे, चाहे आरटीआई में करे चाहे वो सिविल कोर्ट में करे। तो इसलिए पीआईओ को पूरी सावधानी बरतते हुए ये इसमें थर्ड पार्टी जो है उसको भी इन्वॉल्व करना, जहां जहां पर सूचना प्रकट करने का विनिश्चय किया जा चुका है तो फिर ऐसे मामले में किया जा सकता है। यदि वो सूचना 8(1)(j) में नहीं दी जा सकती है तो फिर ऐसे मामले में 8(1)(j) को फॉलो करना आवश्यक नहीं है। मैं इस मामले में एक और केस बताना चाहूंगा जो इंडियन रेलवेज का है, कि जिसमें चर्च गेट रेलवे स्टेशन के मामले में कहा गया था, इसमें 8(1)(j) नहीं था बट 8(1)(a) इन्वॉल्व था, और सीआईसी ने इस निर्णय को माना था कि ये जो है बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस एंड देयरफॉर द इंफॉर्मेशन इज नॉट बी गिवन एंड द डिसीजन ऑफ पीआईओ वाज हेल्ड टू बी करेक्ट। सीसीटीवी वाले मामले जो आते हैं तो इसमें 8(1)(d) और 8(1)(e) भी लागू होती है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जब ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देने से मना किया तो उसमें भी सीआईसी ने माना था कि ये कमर्शियल इंटरेस्ट वाली भी सूचना है, एंड देयर इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आल्सो, इसमें वैश्वासिक नातेदारी भी है, और इसलिए 8(1)(d) और 8(1)(e) में पब्लिक सेक्टर बैंक के पीआईओ ने जो निर्णय दिया उसको सीआईसी ने सही माना था। 8(1)(g) भी ऐसे मामले में लागू होता है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी, तो ऐसे मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है कि ये जो है इसमें जो सीआईसी ने जो निर्णय लिया कि ये सूचना नहीं दी जानी, वो निर्णय को सही माना गया,
क्योंकि इसमें जजेस या पुलिस, डॉक्टर, आरोपी, एडवोकेट्स, लिटिगेंट्स, इन सबके जान को सुरक्षा, जान का खतरा हो सकता है। तो 81G में इसको प्रोटेक्टेड माना गया था। पुलिस थाने की जो सूचना होती है तो इसमें 81H के मामले में था कि यदि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं है तो 81H में जो इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट हो सकता है और पुलिस थाने वाले भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देने से मना कर सकते हैं यदि ह्यूमन राइट्स का कोई इशू या आरोप नहीं है तो। और 81J जो है उसमें भी यह मामला आता है कि किसी की प्राइवेट सूचना है। ऐसा एक मामला यहाँ जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में हुआ था कि जिसमें पीएसी बुलानी पड़ी थी और पीएसी और स्टूडेंट्स के बीच में दंगा हो गया था। और इसमें कुछ मामला ये था कि स्टूडेंट्स की जो व्यक्तिगत जो लड़के लड़कियां साथ में जा रहे हैं उनकी जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और ये सब है, तो ऐसे मामले में 81J का भी मैंने डिफेंस दिया था और वो मामला कोई सूचना आयोग में या सेकंड अपील में चैलेंज नहीं हुआ। तो ऐसे मामले में 81J का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ऐसे मामले में जो पूरी प्रिकॉशन बरती गई है और ये पूरा भार अपीलार्थी पर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट साबित करे और पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है वो देखते हुए ये पूरी प्रक्रिया फॉलो किए जाने के बाद उसके बाद फिर सूचना को डिस्क्लोज करने का ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी बात, जब आयोग भी जब निर्णय ले लेता है कि सूचना को प्रकट किया जाए तो उसके बाद उत्तराखंड के जो सूचना का अधिकार नियमावली है 2013, इसमें ऐसे भी प्रावधान है कि यदि जुर्माना होता, यदि पेनल्टी होती है तो 90 दिन का टाइम दिया जाता है। 90 दिन इसलिए होता है कि वो 226 में उसको रिट पिटीशन में चैलेंज करे। तो उसी तरह से थर्ड पार्टी अपील को भी 90 दिन का एक्सपायरी पीरियड दिया जाता है। यदि वो चैलेंज नहीं होता है देन ओनली द ऑर्डर कैन अचीव फाइनलिटी एंड देन ओनली द इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। थैंक यू। माननीय आयोग गांधी जी जो है इस पर अगर किसी और को पुनः सुनना चाहेंगे सर। सर मैं अच्छा एक मिनट, जहां तक मैं समझा इसमें सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मांगा था ना आपने? क्या मांगा था रमेश जी? मैंने सर्विस बुक मांगी थी एक व्यक्ति की। हाँ नहीं एक सेकेंड नहीं, क्योंकि काफी लंबा भाषण दिया गया सीसीटीवी फुटेज पे, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला भाई सीसीटीवी फुटेज की तो बात ही नहीं थी, तो ये सीसीटीवी फुटेज की कहानी कहाँ आ गई? न्यायालय को भ्रमित किया गया है। हाँ ठीक है, न्यायालय का समय वेस्टेज किया, भ्रमित किया गया है। नहीं वो ठीक है नहीं, मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रहा था। मैंने केवल मैंने 81J के एग्जांपल के तौर पर सीसीटीवी के एग्जांपल उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इन्होंने सर्विस बुक की मांग की थी तो सर्विस बुक नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए उसके बारे में एक कहानी थी, आप तो सीसीटीवी फुटेज पे लेके गए। हाँ वेल, जब सर्विस बुक है तो सर्विस बुक में दोनों तरह की सूचना होती है, उसमें पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। तो ऐसे मामले में धारा 10 लागू होती है और जो फिंगर एक मिनट सर्विस बुक में आप कह रहे हैं सर्विस बुक में प्राइवेट होता है, तो फिर वो सर्विस बुक में क्यों होता है? सर्विस बुक पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं? नहीं है सर्विस बुक में नहीं, इट्स अ मैटर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं। हु इज द एम्प्लॉयर? नॉमिनेशन की सूचना हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं इसमें धारा 10 लागू होती है कि कुछ चीजें जैसे हु इज द एम्प्लॉयर? एक मुझे आपने कहा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, हु इज द एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है ऐसे मामले में। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी है। नहीं, अरे गवर्नमेंट कौन है? पब्लिक इज द गवर्नमेंट. Government is representing the public. So therefore when you say employer and employee, it is to say employer is the public of India. मैंने ये नहीं कहा कि सूचना डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, मैंने कहा कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है कि प्राइवेट इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका निर्णय आयोग को करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं आती है। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद पब्लिक इंटरेस्ट। लेट अस लुक एट द लॉ एज इट इज। सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? सुरेश सिंह जी। सर हाँ बताइए। सर मैं एक छोटा सा सवाल था कि मैंने एक कोई ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच और सेक्रेटरी पट्टे सर अभी म्यूट कोड चल रहा है, आपका सवाल बाद में लेंगे। उसके बाद में सवाल ले लेंगे आपका सवाल लेंगे सर, थोड़ी देर इंतजार कीजिए आप। जी। अच्छा ये अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद करें तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा शायद। जी सर प्लीज आप ले सकते हैं अपना स्क्रीन शेयर। मेन जो इनका है गिरीश रामचंद्र देशपांडे जजमेंट पे डिपेंडेंट है और इसको मैं इस तरह से लूंगा। पहले
एक सेकंड जरा। सेक्शन 81J क्या कहता है? Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest. तो पहले तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यस, सर्विस बुक इज पर्सनल इंफॉर्मेशन. इट मे देयरफॉर फॉल इन 81J. The disclosure of which has no relationship to any public activity. Service book is something which is part of a public activity. That is why it is in government. अरे बीच में कोई बोल रहा है, इनको बंद करेंगे प्लीज. लोग तुम्हें देखे ना आते हुए. अरे नहीं यार, कैसे बातें कर रहे हो? अरे इनको बंद करेंगे भाई कोई. मैंने बोला कि कोई नोटिफिकेशन आ चुकी हूँ. अच्छा, तो सवाल यह है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है? सर्विस बुक इज सर्टेनली अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड which would cause unwarranted invasion on the privacy of the individual. अब जैसे भाई साहब ने बताया, प्राइवेसी डिफाइन नहीं की गई है, माना. पुट्टस्वामी जजमेंट में भी प्राइवेसी क्या है ऐसा कहीं कहा नहीं है. तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा आर्टिकल 19(2) पे, जो कहता है कि किस चीज में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं. आर्टिकल 19(1)(a) पे the only permissible restrictions on article 19(1)(a) are given in article 19(2), which permits reasonable restrictions in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. मेरे फंडामेंटल राइट को जब आप इम्पीड करेंगे तो वो आर्टिकल 19(2) के तहत ही करना पड़ेगा. अगर आर्टिकल 19(1) में मेरा राइट आपको शॉर्ट सर्किट करना है या कम करना है. इन सब शब्दों में सिर्फ 2 शब्द हैं जो प्राइवेसी के साथ रिलेट हो सकते हैं, डिसेंसी और मोरालिटी. तो मेरे हिसाब से पीआई को ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये डिसेंसी या मोरालिटी के खिलाफ है और इट वायलेट करेगा, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा. अगर उसमें उसको असमंजस है तो देयरफॉर एन एसिड टेस्ट इज गिवन एंड दिस इज गिवन ओनली टू 81J. ये प्लीज ध्यान रखिए, प्रोवाइजो पूरे 81 के लिए नहीं है. इसके लिए मैं लंबा आर्गुमेंट आपको दे सकता हूं. सिर्फ 81J के लिए दिया गया है. Provided that the information which cannot be denied to Parliament or state legislature shall not be denied to any person. Therefore, information could be denied if it was personal information and a disclosure has no relationship to public activity or interest, or it is unwarranted invasion of the privacy of the individual. Public interest की बात ही नहीं करेंगे हम. Provided that the information which cannot be denied to Parliament, इसका मतलब क्या निकलेगा? एक ही मतलब मेरे हिसाब से निकलेगा. जो भी इंफॉर्मेशन डिनाई करता है, पीआईओ, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, कमिश्नर या जज, उसे ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन मैं पार्लियामेंट को नहीं दूंगा. और अगर डिसेंसी और मोरालिटी वायलेट करता है तो वो नहीं देना चाहिए. जैसे समझ लीजिए पोर्नोग्राफिक फिल्म है कहीं पे या किसी की न्यूड फोटोग्राफ है तो ये नहीं देनी चाहिए. किसी का रेप हुआ है, इसकी डिटेल्स है, ये नहीं देना चाहिए. पार्लियामेंट को भी नहीं देना चाहिए और किसी जनता को भी नहीं देना चाहिए. दूसरा एक बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये जो गिरीश रामचंद्र देशपांडे में कोई रीजनिंग नहीं है. The apex court held that all memos etc etc. कोई रीजनिंग अगर आपको गिरीश देशपांडे में दिख जाए तो मुझे बताइएगा. कोई लॉजिकल लीगल रीजनिंग नहीं है. और तीसरा, आर राजगोपाल का जजमेंट इससे पहले था, 1994 में आर राजगोपाल का जजमेंट था, जिसमें आर राजगोपाल का क्लियर समरी एंड रेशियो ये है: A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, childbearing, and education, amongst other matters. None can publish anything concerning the above matters without his consent, whether truthful or otherwise, and without laudatory or critical. Define किया था राजगोपाल में कि privacy किस, it's not complete, but it has given some areas. Once a matter becomes a matter of public record, the right to privacy no longer subsists, and it becomes a legitimate subject for comment by press and media, amongst others. We are, however, of the opinion that in the interest of decency, Article 19(2), an exception must be carved out to this rule, which is a female who is the victim of a sexual assault, kidnap, etc., should not be subjected to indignity of her name and incident being publicized.
In case of public officials, it is obvious right to privacy, for that matter, the remedy of action for damages is simply not available with respect to their acts and conduct relevant to the discharge of their official duties. आर राजगोपाल के केस ने क्लियरली कहा कि आर्टिकल 19(1)A में आप इसको बाधा नहीं डाल सकते. You cannot employ the right to privacy to rule on matters concerning public records. गिरीश देशपांडे did not consider this. गिरीश देशपांडे भी कोऑर्डिनेट बेंच थी. आर राजगोपाल की 2 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी. गिरीश देशपांडे की भी 2 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी. Therefore, गिरीश देशपांडे could not have overruled आर राजगोपाल और उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया है. तीसरा, गिरीश देशपांडे के जजमेंट में वो निकाल ही दिया गया है प्रोवाइजो. वो कोर्ट ही नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं था कि 8(1)J क्या कहता है. सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो, और कोई रीजनिंग नहीं है. Therefore, एंड पब्लिक इंटरेस्ट की बात और सेक्शन 11 की बात करूंगा. सेक्शन 11 says, हाँ, अगर PIO intends to disclose information, he can intend to disclose information when it is not exempt. तो PIO ये नतीजे पे आया कि information exempt नहीं है, तो उसने कहा कि भाई ये थर्ड पार्टी को पूछता है, मान लेते हैं, चलिए कॉन्फिडेंशियल है. ऐसा सर्विस बुक में तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की बात नहीं आती है, बट इवन अदर थिंग्स, सर्विस बुक इज पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज नॉट समथिंग एट विल. विल की बात होती है तब प्राइवेसी की बात हो सकती है. बिना विल के कोई प्राइवेसी की बात ही नहीं हो सकती है. इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड. एंड मान लेते चलिए फिर भी अगर पूछ लिया और थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया, थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो सूचना देनी चाहिए, बिकॉज किसी का फंडामेंटल राइट आप नहीं रोक सकते. मान लेते हैं कि थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया तो वो पीआईओ को ये कहना चाहिए कि 8(1)J में नहीं आता है, मैं इस इंफॉर्मेशन को दूंगा, आप चाहे तो एपेलेट अथॉरिटी में जा सकें. ये मैं मानता हूं कि फर्स्ट अपील में जाने का अधिकार है, एंड सेकेंड अपील में भी कमीशन के पास भी अगर मामला गया तो जाने का अधिकार है. जहां तक सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन, हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन की बात है, मेरे हिसाब से ये मामला अगर हाई कोर्ट में जाता है तो पहले उन्हें ये निर्णय करना चाहिए कि रिट जुरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता है. मेरे हिसाब से तो ये मैटर जुरिसडिक्शन है या नहीं, कमीशन का जुरिसडिक्शन है. इज द ऑर्डर विच इज रॉन्ग on the face of it? The answer in my opinion is no, because R Rajgopal is the president and therefore Girish Deshpande is per incurium. It is not a precedent to be followed. R Rajgopal continues to be the president and it has not been overruled by any judgment. That is what I would give a judgment on. But yet if the lawyer wants to give any other points, he is most welcome. I am stopping the screen sharing. सर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं सर. हाँ जी, मगर कृपा ये पॉइंट पे ही रहिए. दुनिया भर में चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट की बात ही नहीं आ रही है. पब्लिक इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं कर रहे हैं. मैं कुछ दूसरी बातें कहना चाहता हूं सर. पहली बात ये कि जो सर्विस बुक होती है इसमें फिंगरप्रिंट या थंब, इसमें फिंगरप्रिंट या थंब इम्प्रेशन हो सकते हैं. उसमें उसके फैमिली मेंबर्स की सूचना हो सकती है. एम्प्लॉय वो है, उसके बीवी या बच्चे या हस्बैंड या वाइफ या ये जो है वो उसमें उनकी जो सूचना है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मानी गई है. और दूसरी बात जो एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन. पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नॉट बीन एग्जेम्प्टेड बाय द RTI एक्ट, नॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(2), नॉर बाय द RTI एक्ट. So just because it is personal information, you cannot claim exemption. एक चीज और है, टेस्ट अब आर राजगोपाल का टेस्ट अप्लाई कीजिए. उसमें एक चीज और है जो इसमें बैंक, उसके आधार कार्ड या बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और दिस कैन बी मिसयूज्ड फॉर कमिटिंग बैंक नहीं होती है. बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं होती है. बहुत तो बैंक अकाउंट का नंबर हो सकता है, उससे कोई मिसयूज नहीं होता है. नहीं उसमें लेकिन बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, आधार कार्ड हो या बैंक अकाउंट नंबर है. दूसरी बात ये कि आपने जो कोट किए हैं, दीज आर वेरी ओल्ड जजमेंट्स ऑफ 2013 एंड 1994. मैं जो बात कर रहा हूँ ये 2017 का जो 7 जज बेंच का है, जस्टिस पुट्टास्वामी केस. उसका जो मैं जानता हूँ पुट्टास्वामी बेंच का जजमेंट, मगर पुट्टास्वामी ने ये नहीं कहा कि सर्विस बुक प्राइवेसी में आती है. पुट्टास्वामी ने तो ये कहा कि प्राइवेसी क्या है हम केस टू केस डिसाइड करेंगे. They have not said this. तो वही मैं कह रहा हूँ कि केस टू केस डिसाइड किया जाता है. दूसरी बात है जो एक केस और है जो वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए वो बात अलग है. बाकी in my opinion, commissioner should look at the law
कानून ये क्लियरली कहता है कि इंफॉर्मेशन, और कम से कम जो भी मना करता है इंफॉर्मेशन देने को, उसको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं ये सूचना पार्लियामेंट को नहीं दूंगा, उसके बिना रिजेक्शन ऑफ क्लेम इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राजगोपाल कैसे झुटलाया जा सकता है? 2019 का जो लेटेस्ट केस है सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट। I am aware of that. My point is, R. Rajgopal can be, unless R. Rajgopal is overruled, you cannot apply any one of these judgments. किसी ने R. Rajgopal को ओवरटर्न नहीं किया है, कोई रीजंस देखे। Therefore, R. Rajgopal is the standing judgment on 81J on privacy. सर आर राजगोपाल इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के पहले का है। मैं 2005 के जो बाद के जजमेंट्स है जो आरटीआई एक्ट। एक मिनट these judgments are per incurium in my opinion, and per incurium अगर कोई गलत जजमेंट है तो किसी को भी कहने का अधिकार है, क्योंकि आर राजगोपाल को उन्होंने ओवरटर्न नहीं किया है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं जो 3 जजमेंट बता रहा हूँ तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, जिसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं, और जिसमें जो जस्टिस पुट्टास्वामी केस है, दूसरा आधार कार्ड का 2018 का जजमेंट है। नहीं, अगर पुट्टास्वामी में कहते हैं कि सर्विस बुक इज प्राइवेसी, आई वुड कंसीड एंड से ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। पुट्टास्वामी ने नहीं कहा, लेकिन डीओपीटी के जो DOPT is not the law. I'm sorry, DOPT is not the law. DOPT has no business to conduct the law or interpret the law. दूसरी बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो 2019 का जजमेंट है, इसमें उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश किया है। और उसमें उन्होंने जो इंफॉर्मेशन जो पर्सनल होती है, और जो एक मिनट ठहरिए प्लीज, आप बार बार पर्सनल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आरटीआई एक्ट ने पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं बैन किया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज जस्ट वन क्राइटेरिया, आफ्टर दैट अदर क्राइटेरिया हैव टू बी मेट। उसके बिना यू कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन अंडर 81J। कानून ये कहता है, गिरीश देशपांडे ने ये कहा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन सब आ गई 81J में, गलत है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। अगर पार्लियामेंट को ये कहना होता तो वो कह देते हैं कि भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस देयर इज अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। पार्लियामेंट ने उसको कंडीशंस दिए हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्ट में कहीं पर भी पब्लिक इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं है सेक्शन 2 में, और ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया एक्ट में। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो व्याख्या की है वो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यदि मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(2) के आगे जाके अगर मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन आपने इम्पीड किया तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड आई वुड डिसएग्री इवन विद द सुप्रीम कोर्ट इफ इट सेज दैट। नहीं ठीक है, आर्टिकल 19(2) के वो मैं मानता हूं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(2) स्पीक्स अबाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वो मैं मानता हूं। Restrictions on what? There are only 2 words relating to privacy, decency or morality. Do you think privacy is to do with the sovereignty of the country? नहीं, वो तो 81A में आता है, वो तो यहाँ पे जे में लागू होता ही नहीं है। एक मिनट, आर्टिकल 19(2) में 2 ही शब्द मुझे दिखाई देते हैं रिलेटेड टू प्राइवेसी, व्हिच इज डिसेंसी और मोरालिटी। आपको तो फिर अगर कुछ डिस्क्लोज करने से डिसेंसी या मोरालिटी वायलेट होगा, उसको आप रोक सकते हैं। उसको छोड़ के करंट जो पोजीशन है, कल को सुप्रीम कोर्ट कह दे सर्विस बुक इज प्राइवेसी, आई वुड से कि दो आई वुड बिलीव दैट वुड बी अ बैड जजमेंट एंड अ रॉन्ग जजमेंट which curtails my right of information beyond what article 19(2) permits, and which is not correct. लॉ ने नहीं कहा है, लॉ ने क्लियरली इतना कहा है। इनफैक्ट लॉ मेकर्स ने 18(1)J को स्पेसिफिक प्रोवाइजो दिया है ये गड़बड़ी और कंफ्यूजन के लिए कि प्रोवाइडेड किसी भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ये नहीं कहा है कि ये टेस्ट अप्लाई करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सर आई डिफर इन दिस मैटर। नहीं, वी डिफर, आई अंडरस्टैंड वी डिफर। फॉर द फर्स्ट टाइम ये टेस्ट 2019 में दी गई है। मैं इसमें जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में जो कोट किया है पैरा 48 में, सीपीआईओ और सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट, इसमें उन्होंने डेफिनेशन ये कहा है, द वर्ड पर्सनल इन कॉलिंस डिक्शनरी हैज बीन डिफाइंड एज अंडर ऑफर रिलेटिंग टू द प्राइवेट एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनस लाइफ। एक मिनट नहीं, जस्ट होल्ड इट देयर। आप वर्ड पर्सनल कह रहे हैं, मैं पर्सनल की बात ही नहीं कर रहा हूं। आई कंसीड इट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। द क्वेश्चन इज वेदर इट इज एग्जेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बहुत माया जाल रख दी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ही जैसे पार्लियामेंट ने कहा है, पार्लियामेंट ने नहीं कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये नहीं कहा कि ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज बैन। व्हाट इज बार्ड इज व्हाट इज इन्वेजन ऑन प्राइवेसी।
What वही is मैं it? कर रहा हूँ, जो प्राइवेसी वाली बात है, अब जैसे महिलाओं की मैटरनिटी और प्रेगनेंसी की बात है, ठीक है, अब वो सर्विस बुक में वो इसमें होती है, वो पर्सनल फाइल में, पीएफ में उनका केवल कितनी छुट्टी ली गई है की जा सकता है, लेकिन हम एक मिनट जस्ट होल्ड इट ये देयर। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते या हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करते हैं, तो दैट वुड अमाउंट टू इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ऑफ ह्यूमन। हॉस्पिटल ऑफ के डॉक्यूमेंट सर्विस बुक में नहीं होते हैं भाई साहब, आप कुछ भी सर्विस बुक की बात नहीं है, नहीं खाना खाया वो सर्विस बुक में नहीं होता है। नहीं, मैं पीएफ की बात कर रहा हूँ, पर्सनल फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कई बार लोग ये भी चीजें मांगते हैं। अपनी बात सर्विस बुक की है। राइट नाउ वी प्लीज लिमिट दिस टू सर्विस बुक एंड यू आर अंडर द assumption लाइक द सुप्रीम कोर्ट, आई डोंट ब्लेम यू। सुप्रीम कोर्ट भी यही गलत फहमी में है कि ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट, ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जेम्प्ट। पर्सनल इंफॉर्मेशन और फिर कंडीशनैलिटीज हैं, either it should not be a part of public record or it should be unwarranted invasion of privacy. Now there I concede there can be difference of opinion, but there is a proviso, provided information, वो proviso को इस्तेमाल किए बिना 81J में exemption claim करना illegal है, unconstitutional है। But sometimes the information has to be given by employee to the employer because of fiduciary relationship. कभी-कभी 81E भी लागू होता है। एक मिनट, on fiduciary you are in the wrong track completely. On fiduciary, I have given 10 orders which were challenged by RBI, which have gone to Supreme Court and which have been upheld. Fiduciary, most information with government, even in discharge of statutory or compulsory requirements, is not held in a fiduciary relationship. Fiduciary relationship में there is an element of choice. मुझे देनी है या नहीं, मेरी choice होनी चाहिए। किसको देनी है, ये भी मेरी choice होनी चाहिए। Otherwise, it is not fiduciary. मैं जुडिशियल जो प्रेसिडेंट है उसका जो समरी है वो मैं बताना चाहता हूँ, जो पैरा 59 में दिया है कि रीडिंग ऑफ द अफोरसेड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन आवर ओपिनियन वुड इंडिकेट दैट पर्सनल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ग्रेड्स एंड आंसर शीट्स आर ऑल ट्रीटेड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन। सिमिलरली प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन, सर्विस रिकॉर्ड शब्द, पहले मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है या कोर्ट सर्वोपरि है आपके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 19(2) में, हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये सर्विस बुक देना डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ है और ये पार्लियामेंट को नहीं दिया जाएगा, आई वुड कंसीड द पॉइंट, आई वुड नॉट आर्ग्यू फर्दर। सर मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आल्सो डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द फाइनल से आर्बिटर ऑफ फाइनल से इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट। दे शुड जस्टिफाई शोइंग कि आर्टिकल 19(2) के तहत हमने देखा और हमारे हिसाब से ये आता है, फिर आई वुड कंसीड। देखा ही नहीं है, कानून को भी उन्होंने देखा नहीं है। आरटीआई एक्ट के प्रोवाइजो को, 81J के प्रोवाइजो को, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट शैल नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, दे शुड हैव डेल्ट विद इट एंड देन कम टू अ कंक्लूजन दैट ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को दी जा सकती है या नहीं, कहना था, फिर आई वुड कंसीड, बट विदाउट दैट इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ। इस प्रोवाइजो के बारे में दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, जिसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, और दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि वेदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। विद हाई कोर्ट जजमेंट्स, आई एम कंसर्न्ड विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच शुड बी एवरीबॉडीज कंसर्न। वही मैं बता रहा हूं कि ये मैटर क्योंकि दो हाई कोर्ट के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है एंड द मैटर हैज नॉट गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए वो प्रोविजो 81J का है या 81 का है, इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। It is there is no question of difference of opinion. I'm sorry that judgment that said that there is a difference of opinion is wrong completely, and I can send you by email very simple reasoning. Look at the punctuation marks in section 8(1). It is so clear. और अगर वो हाई कोर्ट ने punctuation marks नहीं देखे तो I'm sorry for the high court that ruled like this. It is very clear. Bombay High Court did not see it, but the Delhi High Court had seen it, and I'm sorry, there are different judgments. Delhi High Court has messed up completely because they should have looked at the punctuation marks. The punctuation marks make it very clear, and I can send you my reasoning for this. You send me an email, I'll send you the reasoning why 81J को ही apply होता है ये. Anyway, I guess this was an interesting. हाँ बताइए। हाँ, आगे जो इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है कि पर्सनल क्या क्या होता है, जिसमें कहा है कि मेडिकल रिकॉर्ड, ट्रीटमेंट, भाई साहब आप मेरी बात सुनिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन which is exempt will have to be tested on the grounds of 81J and the Constitution of India. Supreme Court is not the authority for making my laws. I strongly disagree with the Supreme Court judgment. I believe the Supreme Court judgment this is. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का और जो 9 जज बेंच का है वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना मानने के लिए तो आप नहीं कह सकते ना।
again I am saying 9-judge bench does not. If 9-judge bench had said the service book is privacy, I would have to say I concede, though I disagree with the judgment, but I would have to concede. Fortunately, it has not. It has said it will decide on a case-to-case basis. इतना हाईया जजमेंट मैंने देखा नहीं है. मतलब हर केस अभी जाके क्या प्राइवेसी है कोई तय नहीं करे. प्राइवेसी को मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(2) के धार पे देखना चाहिए. आर्टिकल 92 में 2 ही शब्द हैं, decency or morality. If disclosing something would be indecent or immoral, it should not be given, and it should not be given to Parliament. Section 8(1)(j) and the Constitution are completely congruent, complete agreement में है. Unfortunately, the Supreme Court judgments have been completely irrational and irreverent as far as this is concerned. And therefore, I would again repeat, जब तक आर राजगोपाल को ओवरटर्न नहीं करता कोई बेंच कि ये आर राजगोपाल गलत है, तब तक मेरे हिसाब से आर राजगोपाल should rule the roost as far as personal information is concerned. And मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना है कि आर राजगोपाल इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट और 1994 का है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हमारे पास यदि 5 जज आर्टिकल 19(2) अमेंड नहीं हुआ है. नहीं, आर्टिकल 19(2) अमेंड नहीं हुआ है दोस्त. अगर आर्टिकल 19(2) अमेंड हो गया होता तो आई वुड हैव कंसीडर्ड. बट लेकिन ये मामला 19(1) या 92 का है ही नहीं. ये जो बिकॉज उसमें तो इम्प्लिसिट है. यहाँ पर जो एक्सप्रेस प्रोविजंस है, दे हैव टू बी फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट्स, एंड कोर्ट हैज टू गिव इफेक्ट टू दोज प्रोविजंस. तो इसमें जो आरटीआई एक्ट के जो प्रोविजंस है उसमें ये सब चीजें दी गई है, जो लिस्ट दी गई है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, और दिस केस विल हैव टू बी अप्लाइड. बस आई एम अगेन ट्राइंग टू पॉइंट आउट टू कंफ्यूजन. ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स नॉट योर प्रॉब्लम. Supreme Court has itself held that all personal information is exempt, which is wrong. It is a very bad judgment. उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि all personal information is exempt. उन्होंने कहा कि PIO has to take the decision, then the appellate authority has to take decision, and then the Information Commission or High Court or Supreme Court. None of them has said that the proviso must be considered, which I believe is gross. Omission, yes. Omission. It's a gross omission which renders the judgment per incunium. कानून ही आप पूरा नहीं पढ़ोगे और ऐसे ही डिसीजन दे दोगे. कानून पढ़े बिना 100 पेज का डिसीजन दे दोगे तो क्या मतलब है? लेकिन ये प्रोविजो वाला मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं आएगा? कानून में लिखा है. अरे सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं दिखाई देता है क्या? कानून देखे बिना सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे रही है. सुप्रीम कोर्ट कानून कोर्ट करती है और प्रोवाइजो कोर्ट नहीं करती है, तो ये क्या मतलब हुआ? इट्स वेरी पुअर परफॉर्मेंस, एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस. ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी कुछ I am not concerned with British Parliament. I am only concerned with my Parliament, my law, my Constitution. And if the Supreme Court interprets the law and the Constitution. सर हमारा जो लीगल सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ. तो कॉमन लॉ तो कॉमन जब डिस्प्यूट की बात आती है तो कॉमन लॉ को तो कोर्ट्स मानते ही है. मैं वही कह रहा हूँ कि कॉमन लॉ जो पिछले 400-500 साल का देश है. नहीं, राजकुमार के जजमेंट को जब तक नहीं ओवरटर्न करते, जब तक नहीं एड्रेस करते, तब तक कॉमन लॉ आर्गुमेंट से हिसाब से राजगोपाल जजमेंट स्टैंड्स. अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि राजगोपाल का जजमेंट गलत है. अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता रीजन तरह से और रीजनिंग के साथ देना चाहिए, इट कैन नॉट जस्ट प्रोक्लेम कि हाँ मैं इसको ऐसे कह देता हूँ. These judgments are proclamations, they are not judgments. They have not considered the law, they have not considered the Constitution of India and not considered R. Rajgopal. अगर common law का भी precedent लिया जाए तो. Anyway, maybe I will not be able to convince you because I concede that what I am talking of is saying that the Supreme Court is wrong, which is very difficult for anyone to accept. But I am saying if we follow our logic, कानून क्या कहता है, भारत का संविधान क्या कहता है, दोनों चीज पे मैं आर्ग्यू करने को तैयार हूं. सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी, जैसे आपने खुद ने माना कि अगर प्रोवाइजो नहीं कंसिडर किया और ओमिट कर दिया तो इट इज ग्रॉसली रॉन्ग. तो फिर वो जजमेंट मान के मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कंप्लीटली आर्बिट्ररी एक्सरसाइज. मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तेल लगाने गया, मेरा पार्लियामेंट तेल लगाने गया, मेरा कानून को नहीं देखेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट भगवान हो गया भाई. और मैं ऐसे भगवान को मानता नहीं हूं. लोकशाही में कोई भगवान नहीं है.
मुझे लगता है शैलेश सर ये इस पूरे इसमें जो आपका but I would like to congratulate Mr. Virendra. He has done a very good job. So far, nobody has given as many arguments as he has given in favor of Girish Deshpande. वीरेंद्र कुमार थैंक यू सर, थैंक यू, केस रखा है। थैंक यू सर। इनफैक्ट मुझे वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी के इससे आर्गुमेंट के बाद ये लग रहा है कि अब ये मैटर जो है, अगर ये मैटर होता सही में, तो ये मैटर सही में कोर्ट में जाता। नहीं सर राहुल जी आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन। अगर मैं कमिश्नर होता, अभी बुढ़ा हो गया हूं, अगर मैं कमिश्नर होता तो आई वुड हैव रूल्ड सेइंग कि आर राजगोपाल इज द स्टैंडिंग प्रेसिडेंट एंड इट इज इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अल्टीमेटली हम सब आर्ग्यूमेंट करके बायसेस आते हैं, और मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का बायस होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी की तरफ, न कि ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ। I am providing a reasonable argument which I wish information commission, and then let it go to court and let the court say that हाँ proviso नहीं consider करना बराबर है, आर राजगोपाल का judgment हम overturn करें। Let the court say अगर ताकत है तो। कोर्ट ये नहीं कह रही है, बड़े शांति से वो लॉ को ही निग्लेक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं और डिसीजन दे रहे हैं। Sorry, but this is something which I believe is going to damage RTI in the long run. तो सर आयोग का इस मामले पर क्या निर्णय है, और इसको कैसे दोनों को परोक्ष मामलों को देखते हुए निर्णायक? मेरा निर्णय तो मैंने दे दिया, and I am a biased person. I will not dispute that. I generally believe जब मैं कमिश्नर था तब भी मैंने 8(1)J के आर्गुमेंट्स को इसी तरह से रिजेक्ट किया था। कई बार पीआईओ बहुत कहते थे नहीं सर ये इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्ट है। मैं उनको एक सवाल ये पूछ लेता था कि आप ये इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को देंगे या नहीं, तो कहते थे हम देंगे। तो मैंने कहा फिर अभी इसको पढ़ो और इसको आप किस हिसाब से डिनाई कर रहे हो। There are two views. One is on an overall world view, I believe more transparency will do India a lot of good, reduce a lot of corruption. अपने यहाँ false certificates दिए जाते हैं, false income certificates होते हैं, false caste certificates होते हैं। कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं अपने इलेक्शन में खड़े रहते हैं, वो एफिडेविट दे देते हैं, उसके बाद उनका एसेट डिस्क्लोज नहीं होता, वो कितना भी बढ़ जाता है कोई देख नहीं सकता है, उसके साथ तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न मैच नहीं किया जाता। तो मेरे आई हैव ग्रेट फेथ दैट द सिटीजंस ऑफ इंडिया विल बी द मॉनिटर्स अगेंस्ट करप्शन। अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते, आज अपना लोकपाल भी इंडिया में बन गया, कोई देखता नहीं है उसको। अगर सिटीजंस को ये राइट दिया है और सिटीजंस Yes, सर एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो 2019 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है, इसमें दो टेस्ट एक बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट कहीं एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो डिसीजन सभी को लेना है। I would concede that public interest establish करना बहुत ही कठिन है। I am not concerned with public interest. I am saying the exemption does not apply. लेकिन डिसीजन सर हजारों पीआईओ है, एपेलेट अथॉरिटीज है और सैकड़ों आयुक्त है, और इन सबको ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स या जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो उन्होंने इस मामले में कुछ पहली बार 2019 में कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए है। पहला बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लिमिटेड टू इन्फॉर्मेशन व्हिच डायरेक्टली प्रमोट्स द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। दूसरा उन्होंने कहा देयर एग्जिस्ट पब्लिक इंटरेस्ट इन द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर द इन्फॉर्मेशन सॉट इन्फॉर्म्स पॉलिटिकल डिबेट, इज एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल और सर्व्स आर्टिस्टिक पर्पसेस। तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने कहा है कि वेयर द इन्फॉर्मेशन I'm sorry to stop you वीरेंद्र जी, in my opinion that is nonsense. फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरे बोलने के लिए ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है। अगर मैं पब्लिश करूं कुछ टीवी चैनल पे, अगर हजारों पीआईओ को निर्णय तो लेना ही पड़ता है, तो उसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने दिए है, उसी के आधार पर तो पीआईओ तो निर्णय लेंगे ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बहुत गलत हैं, और मेरे हिसाब से सिविल सोसाइटी को इसके बारे में चर्चा हर जगह करनी चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये निर्णय देंगे कि 8(1)J को पूरी तरह से समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और गिरीश देशपांडे का जजमेंट पर इंक्यूरियम है, उस दिन के लिए मैं राह देखता हूं। I wish Girish Deshpande judgment had come before I retired. I would have had an opportunity to rule like that. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी कमिश्नर का, बट उम्मीद करता हूँ विनम्रता से कि कोई कमिश्नर ऐसा निर्णय देंगे। जब तक वो ओवररूल नहीं होता है, तब तक हमको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा सर। हाँ, तो मैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यही कह रहा हूँ कि आर राजगोपाल इज गाइडिंग प्रेसिडेंट,
Constitution of India is the guiding precedent and Section 81J as defined by Parliament is the guiding principle. ये तीनों को छोड़ के किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, इसको क्यों मैं मानूं? सर आपकी बात तो अगर देश की जनता, तो अगर देश की जनता ऐसे अपने फंडामेंटल राइट छोड़ दें तो बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है। नहीं, फंडामेंटली अब तो ये लीगल राइट भी है, लेकिन जो आपकी बात तब सच होती है यदि आरटीआई एक्ट नहीं आता और यदि आप 1994 या 2005 के पहले के जजमेंट या 19-19-2 की बात करते हैं तो वो रिलेवेंट होता। बट नाउ द एक्ट हैज बीन मेड, सो कोर्ट्स हैव टू गिव इफेक्ट टू द स्टैट्यूट्स। जो भी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है तो उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए उन्होंने नए जजमेंट दिए। अरे भाई राजगोपाल ने कहा कि प्राइवेसी क्लेम कहां हो सकता है, वो ओवरटर्न नहीं हुआ है। राजगोपाल ने कैटेगोरिकली कहा है कि पब्लिक रिकॉर्ड जो है उसको प्राइवेसी का टेस्ट नॉर्मली अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट 19(2). या तो कोई सुप्रीम कोर्ट एक बार बात कह के कह दे कि राजगोपाल हम ओवरटर्न कर रहे हैं, राजगोपाल हम नहीं मानते हैं, हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं, मानना पड़ेगा वेरी रिलक्टेंटली कि बहुत खराब डिसीजन है, बट मानूंगा बिकॉज बट राइट नाउ देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द वे थिंग्स हैव बीन लुक्ड एट। अगर कॉमन लॉ की बात करते हैं तो आई वुड गो टू आर राजगोपाल एंड से आर राजगोपाल को आप कैसे हटाते हैं? आप आर्ग्यू करेंगे गिरीश देशपांडे पे, सुभाष चंद्र पे, मैं आर्ग्यू करूंगा आर राजगोपाल पे। खैर वीरेंद्र जी, बट अगेन आई कांग्रेचुलेट यू। आई हैव नॉट हैड एनीबॉडी हु हैज डिफेंडेड गिरीश देशपांडे एंड प्राइवेसी एज वेल एज यू हैव डन, सो माय कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। आयोग को एक ध्यान और देना चाहिए कि आवेदक ने ये पहले ही लिख दिया था, अपीलार्थी ने, कि ये जो चाही गई सूचना है उसका कोई लोकहित नहीं है, तो यह क्या उचित होगा? ये उसका एडमिटेंस है, यस, खुद एडमिट किया हुआ है उसने। वो देखिए वो क्या लिखा नहीं लिखा, वो मेन मुद्दा ये है एग्जम्प्ट है कि नहीं है। अगर एग्जम्प्ट है तो नहीं दो, एग्जम्प्ट नहीं है तो दो। और मेरे हिसाब से ये 81J के तहत एग्जम्प्ट नहीं है, आर राजगोपाल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और कानून के हिसाब से, तीनों हिसाब से ये। और अगर ये कहना है, कम से कम किसी को ये कहना चाहिए कि मैं ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को नहीं दूंगा, इसके बगैर द रिफ्यूजल टू गिव इंफॉर्मेशन इज इलीगल। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत बढ़िया, आज सफल हो गए। सर अभी कॉमन प्रोफेसर डॉक्टर एनके अग्रवाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर डॉक्टर एनके अग्रवाल जी। नहीं भाई, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ बीच में। डॉक्टर एनके अग्रवाल जी दरभंगा यूनिवर्सिटी से थे, हैं सर। डॉक्टर एनके अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अभी नेक्स्ट कुछ मित्रों के प्रश्नोत्तरी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हैंड राइज है बहुत देर से। ओके ले लो अब। जी आरके जी का प्रश्न आप रख लीजिए। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न राहुल जी से है और गांधी सर से है। सर ये कई इंफॉर्मेशन कमीशन आरटी एप्लीकेंट को बैन कर देते हैं कि अब आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकेंगे अपील, या फिर पीआईयू को भी कह देते हैं कि अब इस एप्लीकेंट से कोई आरटी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करनी। क्या ये न्यायोचित है? मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, न्यायोचित नहीं है। सर फिर इसको वो एप्लीकेंट कहाँ अपील करे? हाई कोर्ट जाए सर? वो वहीं पे जा सकता है और कहाँ जाएगा? तो हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। फिर ये जो एप्लीकेंट पे नजायज बर्डन हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है कि
एमिनेंस को डिफाइन नहीं किया आरटी एक्ट में, उन्होंने कह दिया कंडीशन तो ये लगा दी एलिजिबिलिटी की दे शुड बी एमिनेंट पर्संस ऑफ दिस फील्ड, पर एमिनेंस डिफाइन नहीं किया। वैसे तो देखिए कंट्रोवर्सी ये भी होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, फिर वो लार्जेस्ट पार्टी ऑफ लीडर ऑफ यदि कोई लार्जेस्ट पार्टी यदि है, ये देखिए ये सिर्फ ना केवल सीआईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीवीसी की भी बात कर रहा हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या ऐसे ही मामले है कि कुछ एक्ट में तो ये कर दिया गया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसके लिए 10% की चुनाव होनी चाहिए। अब माइनॉरिटी इतनी हो गई कि 10% से भी कम है, तो वहां पर जो लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी होना चाहिए, और केवल इतना सा अमेंडमेंट नहीं किया गया, इसलिए कई जो पोस्ट है वो भरी नहीं जा सकती। ये एमिनेंस वो तो पॉलिटिकल बातें होंगी ना, आप इस तरफ तो रहो ना सर, ये एमिनेंस को तो डिफाइन होना चाहिए कोई। किसको गिने वो सर, ये रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड डीजीपी, इनको बना देते हैं, बंदा वहां बोल भी नहीं सकता। जब उनके बाहर रूम के बाहर 10-10 गनमैन लिए बैठे होते हैं, गन्स, वहां बंदा कोई आर्गुमेंट भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे बंदों को पॉलिटिकल पोस्ट की इसकी जरूरत भी क्या है सर? रिटायर्ड डीजीपी हो गए, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हो गए, उनको लगा देते हैं सर। और एक हेलो, देखिए दे आर सपोज्ड टू बी एक्सपर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें उनका एक्सपीरियंस माना जा सकता है, तो दे कैन बी एक बार एलिजिबल। आप उनको इनएलिजिबल नहीं बोल सकते रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी को। दे आर सपोज्ड टू बी एक्सपर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस एक बार अब सर उनके रूम के बाहर 10-10 गनमैन बैठे होते हैं, लंबे लंबे गन, AK-47 लिए, बंदा वहां क्या अपनी बातें, वो एक बार कहते हैं जाओ तो जाओ भी, बंदा नहीं तो धक्के मार देंगे सर। ये ऐसा ओरा तो नहीं रखना चाहिए ना। रिटायर्ड डीजीपी अगर वो लग गया, सीआईसी लग भी गया है, तो गनमैन तो ना रखे, एज सीआईसी काम कर ले। आयोग में एक बार उन्होंने सीआईसी के चीफ के रूप में मेरे शरीफ गांधी सर को बना दिया। बताओ अगर गनमैन सुनवाई के वक्त कोई गनमैन नहीं होते वहां पे, वो उनका जो आने जाने का सिक्योरिटी होता है, आने जाने का सिक्योरिटी होता है, वो कोई आयोग में सुनवाई के वक्त कोई गनमैन खड़ा नहीं रहता वहां पर। वो रूम के बाहर सर बैठे होते हैं, अंदर वो जाने नहीं देते, और बल्कि वो कॉमन पर्सन के बीच में रहता नहीं है बंदा। एक सीआईसी पोस्ट पे वो और बात है, डीजीपी और बात है। वो डीजीपी के बाद वो सिक्योरिटी नहीं, आरके साहब ये ऐसा नहीं है। आप जब अपील में या शिकायत में सूचना आयोग में जाते हैं ना, तो आपका किसी सूचना आयोग से कोई झगड़ा नहीं होता, आप उसको लठ मारने नहीं जाते। आप अपने मेरिट पर, केस के मेरिट पर, लीगल पॉइंट पर, जैसे आज ये ठक्कर साहब तर्क कर रहे थे गांधी सर से, तो आप तर्क करिए केस की मेरिट पर। कोई गनमैन या वो खुद भी व्यक्ति, आप जब बेहतर तर्क रखेंगे तो आप पर आपत्ति नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। वो हमला तो नहीं है, पर ये आजकल तो रहता है, जो एटमॉस्फेयर है ना वो इम्पार्शियल सा नहीं रहता सर, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। और रहा सवाल, आप बोल रहे हैं ना कि लीगल बैकग्राउंड की जहां तक बात कर रहे हैं ना, मैं जानता हूं कि गांधी सर लीगल बैकग्राउंड के नहीं है, हमारे राहुल जी लीगल बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन देखिए इन लोगों के फैसले कैसे हैं। मैं आदरणीय गांधी सर के कई फैसलों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मेंशन कर चुका हूं, और कोर्ट भी उसको डिनाई नहीं की है। नहीं, इनकी तो नॉलेज, तो लीगल बैकग्राउंड होना अलग बात है, लेकिन आपकी बात भी कुछ हद तक सही है। हाँ जी सर। अब जैसे यहाँ मैंने पंजाब में देखा है, वो ना तो उससे बंदे से जो आता है अपीयर होता है उससे अथॉरिटी पूछते हैं कि आप किस अथॉरिटी से, जो आता है ना उससे कोई एफिडेविट लेके फिर वापस कर देते हैं, रीजन ऑर्डर नहीं पास करते। अगर उनको कोई नुक्ताचीनी बताओ तो वो उसके भी वो अनरीजन नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देते हैं, और तो फिर बंदा कहाँ जाए सर? राजकुमार मिश्रा भैया, सब आप जैसा हिम्मती नहीं होता जो गनमैन देख के ना डरे। नहीं सुनिए ना आरके जी, जैसा मैं आपको बतला रहा हूँ, ये ऐसा मत कहिए कि वो लोग ऑर्डर पास कर देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि प्रत्येक अपील या शिकायत का निराकरण जो होगा उस पर आप स्पीकिंग ऑर्डर करेंगे। एक लाइन में ऑर्डर करके कि ये आपका अपील खारिज किया तो नहीं चलेगा। वो स्पीकिंग नहीं कर रहे, हम हाई कोर्ट ही जाए बार बार, तो हमें तो वो हर बार 25,000 रुपया फीस ले लेगा वकील, तो कम से कम तो जो वायलेशन हो रही है वो यहाँ रुक सकती है। जो अगर वो यहाँ पे कम से कम लीगल, जैसे हमने पूछा कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कोई ट्रेनिंग ली है, वो कहते हमने ट्रेनिंग ली है, तो आरटी में जवाब आया कि उन्होंने पिछले कमिश्नर जो सिमिलरली अपॉइंटेड है उसके साथ बस 2-4 हियरिंग देखी हैं, 2-4 हियरिंग अटेंड करी, और वो अकेला अपने डिसीजन जजमेंट देने लग पड़े। तो अब इसमें जो पब्लिक का फालतू का पैसा है, फालतू का वो 1-2 साल की हरासमेंट है हाई कोर्ट में, वो रुक सकती है अगर ये इनको अच्छी तरह ट्रेंड बंदे ही लगा दें।
जी आरके साहब, आपके इस लाइन से तो मैं सहमत हूँ कि पब्लिक का मतलब जो हम अगर हाईकोर्ट जाते हैं तो मेरा और आपका पैसा लगेगा, लेकिन अगर सरकारी संस्थाएं जाती हैं तो सरकार का पैसा लगेगा, उनका तो खुद के पैकेज से बंदा तो ये सोचता है लगता ना, अच्छा बंदा तो ये सोचता है इससे अच्छा मैं क्लर्क को 500 रुपया दे के डॉक्यूमेंट निकलवा लूं, मैं क्यों यहाँ धक्के खा रहा हूँ, फिर मैं क्यों अब मैं 25,000 रुपया वहां लगाऊं हाईकोर्ट में 2 साल और वेट करूं। हारिए मत। आप जो कर रहे हैं ना इस तरह से, ये असल में अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ की सेवा में आप 500 रुपए का तेल लगेगा या 5 लाख का तेल लगेगा उनका पैर मालिश करने में, हर बंदे के पास इतने रिसोर्सेज, हर बंदे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उसको सिस्टम पे आता है कि उसकी ये खजूर रुक सकती थी। मिश्रा सर जी, मैं यहाँ और बोलूंगा कि सीआईसी में जो पहले नॉन ब्यूरोक्रेट आदरणीय शैलेश गांधी सर जुड़े थे, क्या उनको बनाया गया था या बने थे? इसके बाद उन्होंने इतने ऐतिहासिक जजमेंट दिए, इसी के कारण सरकार ने किसी दूसरे सिविलियन को या समाज सेवी को नहीं बनाया। ये एक एग्जाम्पल। और दूसरा, आदरणीय राहुल सर जी अभी काम कर रहे हैं, वो भी शायद पत्रकारिता क्षेत्र से है, क्योंकि पत्रकारों को तो इतनी सिविलियन से भी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है और यहाँ तक कि उनको फर्जी मुकदमे में पुलिस डिटेन कर देती है। तो इसी कारण इन आदरणियों का दर्द है जो हम लोगों के बीच में है। नहीं, हम किसी ब्यूरोक्रेट्स का हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, चाहे कुर्सी पर रहते समय या कुर्सी के उतर जाने के बाद। और सर एक मेरी एक और बात है, जो ये रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी होते हैं, दे हैव अ पर्टिकुलर देयर ओन टाइप ऑफ फंक्शनिंग। वो कहते हैं कि हाँ पहले नोटिंग बन के आएगी, नीचे से सुपरडेंट अप्रूव करेगा, फिर मैं सिर्फ अप्रूव कर दूंगा, फिर मैं सिर्फ साइन कर दूंगा। जबकि कोई अगर और फील्ड का बंदा आता है, वो थोड़ा ओपन माइंडेड होता है, वो पब्लिक से डायरेक्ट भी सुन लेते हैं। इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन लेके जाओ, ये लिख के, अच्छा लिख के दे दो, वो नीचे डाउन मार्क होगी, डाउन मार्क होकर फिर ऐसे अप आएगी और बाद में होता कुछ नहीं है। तो इसलिए ये जो इस हाई पोस्ट के बंदे होते हैं, दे आर नॉट अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन। उनको तो वो ब्यूरोक्रेटिक लाइफस्टाइल होता है फंक्शनिंग का, तो पब्लिक पिस जाती है सर इसमें। और मैं आरके साहब जैसा आप कह रहे हैं ना, देखिए हमारे आदरणीय गांधी सर के बाद मेरे ख्याल से एक केंद्रीय सूचना आयुक्त हुए हैं, आदरणीय आचार्य लुल्लू साहब। देखिए आप थोड़ा सा कुछ मामलों में वो सरकार के खिलाफ निर्णय किए थे, उसके बाद क्या हुआ था उनके साथ, ये जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं। मैं आपको एक दो घटनाएं बताता हूं कि सरकार ऐसे लोगों के साथ क्या करती है। एक मध्य प्रदेश में एक लोकायुक्त रहे हैं, शायद अभी हैं जीवित, वो दयाल साहब, राहुल जी अच्छे से जानते होंगे उनको। उनकी थोड़ी बैकग्राउंड जान के देखिए, आप दंग रह जाएंगे कि जो सरकार के फेवर में जो लोग काम करते हैं उनके साथ सरकार क्या करती है, और जो न्याय करने लगते हैं उनके साथ सरकार क्या करती है। और ये सारे लोग इन चीजों से इस पदों पर रहते हुए वाकिफ होते हैं, जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार को लगता है कि सिर्फ आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ही हैं जो एलिजिबल हैं या मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन हैं, बाकी सब खाना पूर्ति, इसलिए उन्हीं को बार बार सभी पोस्टों पे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट दे के उनको ओबलाइज करती है ताकि ये हमारे अगेंस्ट ना कुछ करे। और आम पब्लिक जो उसमें भी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन होते हैं, वो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए। बस आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इनको रिटायर करो, पोस्ट रिटायरमेंट कोठी, बंगला, सिक्योरिटी दे दो और इनको लगा दो ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे जहां से इनको रिमूव करना भी मुश्किल है कि इम्पीचमेंट होगी या गवर्नर करेगा या कोर करेगा, तो पब्लिक पिसती है सर इन सब बातों में। वेल जो अदर वॉक्स ऑफ लाइफ से भी जो लोग आए हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो ठीक है उनका पहले का बैकग्राउंड या ट्रेनिंग जो भी रहा हो, लेकिन जब वो एक बार सूचना आयुक्त बन जाते हैं, आफ्टर दैट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। और मैंने देखा है कि वो आरटीआई एक्ट के बारे में जो प्रीवियस जजमेंट्स है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, अपने आयोग के जो निर्णय है उसका वो काफी हार्ड वर्क करते हैं। एंड दैट इज हाउ दे पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा, पंजाब में एक्सपीरियंस गेन करके वो न्याय करना फिर वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। ये मैंने देखा है कि बहुत 11-12 बजे बैठते हैं और 1 बजे उठ जाते हैं, सिर्फ 10-12 केस रोज सुनते हैं, आर्टिफिशियल पेंडेंसी क्रिएट की जा रही है हजारों में, सिर्फ 1-2 घंटा काम करते हैं ये, 5-5, 10-10 मिनट में 11, 11:30 आते हैं, 12:30, 12:45 उठ जाते हैं, उसके कोई काम नहीं, कोई नॉन। हाँ अभी चलिए अपन अब एक डिस्कशन को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हैं। और प्रोफेसर एनके अग्रवाल जी, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तहत वो प्रोफेसर एनके अग्रवाल,
आप एक काम करिए एनके अग्रवाल जी, आप एक काम करिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप एक बार लॉग आउट करिए और फिर लॉग इन होइए, ठीक है ना? एक बार लॉग आउट करिए, बाहर जाइए। शिवानंद सर जी, शिवानंद सर जी। हाँ हाँ, मेघराज जी बताइए। सर एक मेरे साथी हैं दिनेश सक्सेना जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव से रिटायर रहे हैं और आप वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एनजीटी को स्पेसिफिक डील करते हैं। दिनेश सक्सेना जी, अगर समय हो तो सर उनको भी 2 मिनट दिया जाए, वो मेरे प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, आप नोएडा हाँ, से उनको स्वागत है सक्सेना जी, स्वागत है। कृपया आप अपना अनम्यूट कर लीजिए पहले अपना मोबाइल से जो क्रॉस लगा हुआ है आपके वॉइस माइक में, उसको टच करिए। नहीं, आप अनम्यूट करिए, आपको आपकी अनम्यूट करना आवाज पड़ेगा। नहीं आ रही, माइक आपका बंद है। तो आपके मोबाइल पे एक बटन होगी छोटी सी बॉटम में। हाँ ठीक है, अभी बोलिए। हाँ क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ जी, आ रही है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। आई हैव हर्ड द डिस्कशन। आदरणीय गांधी जी ने जो बात कही बहुत ही इल्यूमिनेटिंग, बहुत अच्छी लगी। बट वन थिंग आई वांट टू अंडरस्कोर, जो सारे डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस हो गई है, there is a thing called statute which is RTI, but over and above all these things are the provisions of constitutions, articles of constitution. तो आदरणीय गांधी जी ने जो बात जिस क्लैरिटी से आर्टिकल 19 और उसके प्रोविजो पे दी है, that has illuminated not only me, I am sure every participant must have got benefited. Thank you. अब मेरी आवाज मिल रही है? थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सक्सेना जी। और अग्रवाल जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए मैं अभी सबों को सुन रहा था। राहुल सिंह जी को कई बातें मेरे दिमाग में आई। मैं बिहार से हूं और लोक सूचना पदाधिकारी के पद पर विगत 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। हमारे बिहार में जो सूचना आयुक्त हैं, उनका काम काफी अच्छा रहा है और इस सिलसिले में अभी हमारे यहाँ मुख्य सूचना आयुक्त AK सिन्हा सर हैं, जो मुख्य सचिव रह चुके हैं यहाँ के। वो जब भी निर्णय देते हैं, उस निर्णय में उनको जब प्रतीत होता है किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, तो वो उस आवेदन को कंसर्न विभाग के हेड को भेज करके उचित कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स या वैसे लोग आते हैं वो सही नहीं होते हैं। उसमें कई बहुत अच्छे होते हैं, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी होती है। जैसे शैलेश गांधी जी, राहुल सर जी अभी जब बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग प्रखर और उचित काम करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ बिहार में काफी दिनों पहले फरचंद अहमद साहब हुए थे। वो जाने माने पत्रकार थे। वो जो भी निर्णय दिए थे, उनका निर्णय काफी अच्छा रहा था। जहां तक जजमेंट का सवाल है, हर व्यक्ति विशेष पर वो निर्भर करता है, उनकी सोच पर निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हाईकोर्ट में ऐसा क्यों होता है कि सिंगल बेंच को जजमेंट देती है, डबल बेंच उसको पलट देती है। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई तीसरा चीज दे देती है। इसका मतलब ये है कि केस का जो भी मेरिट है, उस मेरिट को समझने की, विश्लेषण करने की, उस आधार पर जजमेंट देने की सबों की अलग अलग क्षमता है और सबों की अलग अलग सोच है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक केस में किसी को सजा मिलती है, उसी केस में अपर कोर्ट में जाने पर उसको मुक्त कर दिया जाता है, दोष रहित कर दिया जाता है। इसलिए ये अपनी अपनी सोच है। देवेंद्र जी, हम लोग इसको सुन करके मतलब आरटीआई पे मेरे को नहीं लग रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे केवल हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि वो ऐसा है, और बहुत सारे उदाहरण हो चुके हैं, तो अब शायद हम लोग परेशान होने लग गए हैं इसमें। अब जहां तक सर्विस बुक वाले
वेल मैं इसमें एक वो कहना चाहूंगा कि जो आयोग के पावर्स के बारे में कि बहुत कई बार ऐसा होता है अक्सर कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के प्रकरण है वो आरटीआई के वजह से प्रकाश में आते हैं और उजागर होते हैं। वीरेंद्र जी, उत्तराखंड में वीरेंद्र जो कि जी, तीनों सीआईसी है वो कोइंसिडेंटली वो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हुए, तो वहां पर जहाँ उनको अधिकार नहीं भी होता है तो वो संस्तुति या कंसर्न जो विभागाध्यक्ष है उसको जरूर लेटर मार्क कर देते हैं कि ये प्रकरण ये उजागर हुआ है और इसमें आप अपने विभागीय कार्रवाई करें या जो एप्रोप्रिएट एक्शन है वो करें। तो लेटर मार्क कर देने से भी उसमें जो काम करने वाले होते हैं अभी वो उस पर कार्यक्रम act अंतिम करते हैं। चरण पे है सर, कार्यक्रम अंतिम चरण में है वीरेंद्र जी। बाकी साथियों को भी जो है उनको थोड़ा सा बोलने का हाँ मौका अभी दीजिए। अभी प्रोफेसर वो साहब साथ में पहले आएंगे, अपनी बात रख ताकि- रहे हैं, वो अपनी पूरी कर लें। हाँ प्रोफेसर साहब आगे बढ़े। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आरटीआई के उद्देश्य की स्थापना ही हुई थी भ्रष्टाचार को उजागर करने के उद्देश्य से। इसी करने के उद्देश्य में जब ये लेटर संबंधित विभाग को जाता है, हमारे यहाँ तो कुछ मामले सूचना आयोग से निगरानी विभाग को डायरेक्ट भेजे गए हैं और निगरानी विभाग से निगरानी जांच का आदेश दिया गया है। उस पर निगरानी विभाग कई केस की जांच कर रही है। तो ये तो सही बात है कि आरटीआई एक्ट की स्थापना ही इसीलिए हुई है, इसको लाया ही इसीलिए गया था। और अभी तक जहां सर्विस बुक वाले प्रकरण पर मैं आप लोग को सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि सर्विस बुक में बहुत सी बात ये हो रही थी, कौन सी देने लायक है, कौन सी देने लायक नहीं है। सीधी सी बात है, मेरी समझ में सार्वजनिक करने योग्य जितनी भी सूचनाएं हैं, सर्विस बुक में कुछ ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं जो सार्वजनिक करने योग्य नहीं हो, जैसे अंगूठे का निशान है। अंगूठे का निशान सार्वजनिक करने योग्य नहीं हो सकती है, परंतु अन्य सूचनाएं जो सार्वजनिक करने योग्य है, उन सूचनाओं को सार्वजनिक किए जाने से न तो थर्ड पार्टी का कोई हनन होता है, क्योंकि वो सूचनाएं तो पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति कब हुई, इनका अपॉइंटमेंट किस लेटर से हुआ, इनका वेतनमान क्या है, ये तो पब्लिक डोमेन में ऐसे भी है। किसी का अपॉइंटमेंट लेटर, किसी का ज्वाइनिंग लेटर, ये तो है ही। अभी तो हम लोग पब्लिक डोमेन में इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी के बदले आय व्यय जो डालते हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। इसलिए हमें वैसी सूचनाएं जो पब्लिक डोमेन में जाने लायक नहीं है, मसलन अंगूठे का निशान है, छाप है, या अन्य कोई ऐसी व्यक्तिगत सूचनाएं, पति पत्नी का विवरण है, पुत्री का विवरण है, या अन्य कोई ऐसी सूचनाएं जो लीव में कब से कब तक किस पर्पस के लिए रहे, अगर वैसे कोई दर्ज है तो उनको अग्रवाल साहब एक चीज मुझे बताइए। हाँ सर। जैसे बच्चे की डिटेल और पत्नी की डिटेल वो नहीं होती है। क्या सरकार में नहीं रहती है? क्या सरकार के पास अवेलेबल नहीं होती है? रहती है, एक मिनट, दूसरा सवाल, क्या कई जगह मैंने देखा है सरकार में नियम होता है कि 2 बच्चों के बाद प्रमोशन और 3 बच्चों के बाद, ये सब नियम नहीं है क्या? बिल्कुल है। हाँ, तो आप ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने गलत प्रमोशन ले लिया हो, ये जानकारी छुपा करके कि उसके कितने बच्चे हैं, तो ये क्या पब्लिक डोमेन में वो गलत वही तो पब्लिक इंटरेस्ट साबित करने वाली बात है। ऐसे आरोप लगाकर वो साबित करना पड़ेगा, तभी तो पब्लिक इंटरेस्ट साबित होगा। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल सर जी। दूसरा एक और चीज, ये जो अंगूठी का निशान है, जहां तक मुझे मालूम है कि अब लैंड रिकॉर्ड के सारे दस्तावेज आप देख सकते हैं और उसमें रजिस्ट्री के पेपर भी आप निकलवा सकते हैं कॉपी में, उसमें अंगूठी के निशान होते हैं, जाते ही अंगूठे के निशान। आपको आपकी प्रॉपर्टी का पेपर में यहीं से उसको निकलवा करके दिलवा सकता हूँ, उसकी कॉपिंग के रूल्स लगते हैं, मैं कॉपिंग के रूल्स के तहत आपका वो प्राप्त कर सकता हूँ, उसमें आपके अंगूठे के निशान है वहां पर। इससे क्या उल्लंघन हो जाएगा? और एक छोटा सवाल पूछ लूंगा अग्रवाल जी, अगर आप इसलिए कहा गया कि केस टू केस अलग अलग ग्रेड हो सकता है, ये क्यों सूझना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ये उसमें साबित करना पड़ेगा। बताने में जी बोला जाए, अगर किसी को पूछा जाए कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उसका जवाब देने में आपत्ति होती है क्या किसी को? नहीं, इसमें तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये हर चीज प्राइवेसी के नाम से जोड़ी जा रही है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। जो पब्लिक डोमेन में जाने योग्य जितनी भी सूचनाएं हैं जो पब्लिक डोमेन में दी जा सकती है, उसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उसने अपने एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट दिया है, आप उससे पूछ लो कि कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो ये भरा जाता है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, उस फॉर्म में मैंने अपने पिताजी का नाम लिखा क्योंकि मांगा गया था, तो मैंने लिखा। अब ये कोई फॉर्म ले ले, उसकी कॉपी ले ले, तो उसमें सारी चीजें हैं, तो वो और लिया भी है आरटीआई के तहत, मेरा ही जो फॉर्म था वो एक्सेस किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वो, क्योंकि उसी आधार पर, उसी क्रेडेंशियल के आधार पर ही आपकी नियुक्ति हो रही है। आप मार्कशीट की कॉपी देते हैं,
मार्कशीट की कॉपी देते हैं, वो लोग कई बार कहते हैं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। मेरा कहना है कि अरे उसी मार्कशीट के आधार पर तो आपको सरकार ज्वाइनिंग दे रही है, तो वो अगर कोई अवलोकन करना चाहते हैं उस मार्कशीट की कॉपी, जो दस्तावेज आपने लगाए हैं, तो वो आम व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वहां वैसी परिस्थिति में तो कर ही सकता है, इसीलिए उसमें दिया जाता है ना, लोकहित उसमें शामिल हो गया, क्योंकि उसने गलत इंफॉर्मेशन देख के यदि कोई नौकरी हासिल की है या किसी तरह का कोई लाभ लिया है जो लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए। सूचना के अधिकार का तो प्रियम्बुल ही यही कहता है कि भ्रष्टाचार को रोकना, गलत कार्यों को रोकना। अगर ये समझ में आती है बात कि इसने किसी अवैध साधन का प्रयोग करके ये चीज हासिल की है, उसी को रोकने के लिए तो ये अधिकार लाया गया है कि लोग सत्यता के साथ इस चीज को उजागर कर सके। बिल्कुल सही आपका कहना है, मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल। इसमें एक बात और गांधी सर की बात को बल देते हुए एक बात और यहाँ पे जोड़ना आवश्यक रहेगा कि मनरेगा के पोर्टल में मजदूरों की पूरी फैमिली का डिटेल रहता है, उनके बच्चे रहते हैं, उन्होंने क्या-क्या काम किया है, तक कि उनके बैंक अकाउंट तक रहते हैं। आज गवर्नमेंट समग्र पोर्टल चालू की हुई है। समग्र पोर्टल में हर एक आईडी में उनका पूरा डिटेल रहता है। तो फिर ये सारी जानकारी तो प्राइवेट हो गई, तो सरकार को फिर 81J के तहत इनको भी शट डाउन कर देना चाहिए। नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन मतलब वेबसाइट पर उसी को एक्सेसिबल होती है जो अपना नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। आप जाइए ना, पूरा मजदूरों की जानकारी आपको मिल जाएगी कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली का पूरा डिटेल, पूरा मनरेगा का डिटेल रहता है। तो फिर ऐसे में तो क्या मजदूरों की लाइफ नहीं है? क्या उनकी प्राइवेसी नहीं है? और कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसकी प्राइवेसी हो गई। यही तो क्लास बायस है। अब यही किसी बिजनेसमैन का मांग लीजिए कि वो क्या कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि साहब वो तो। जोड़ना चाहूंगा इससे, सरकार को मेरी प्राइवेसी इन्वेड करने का रूटीनली अधिकार हो सकता है क्या? मेरी प्राइवेसी को इन्वेड करने का सरकार रूटीन में ऐसा अधिकार हो सकता है क्या सरकार के पास? होना तो नहीं। रूटीनली जो इंफॉर्मेशन सरकार मेरे से लेती है वो प्राइवेसी का इन्वेजन नहीं हुआ तभी वो लेती है। अगर प्राइवेसी का इन्वेजन है तो उसको अधिकार ही नहीं है लेने का। मेरा प्राइवेसी का स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट मैटर। आखिर हमारे सब इलेक्शन के कार्ड हो, चाहे मेडिकल के रिकॉर्ड्स हो, चाहे राशन कार्ड की डिटेल्स हो, सब ये जो पब्लिक पर्सन नहीं है उनके पास भी रहता है। सर अगर पीआईओ ये कहता है कि सूचना प्रकट करने से इसके खतरा है, इसका मतलब पीआईओ सब जानता है कि इस अधिकारी ने कोई अपराध किया है इसलिए रिकॉर्ड छुपाता है, तो क्या वो 167 और 217 में दोषी नहीं मिलता है? पीआईओ किसी अपराधी को बचाना गलत तरीके से 208 की उपधारा 2 को की धारा 167 और 217 पढ़ी है, क्या वो दोषी को अपराध दंड से बचाना, वेद दंड से? किसी की 2 पत्नियां हो सकती है। अभी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये आईपीसी का मामला होता है यदि ऐसा अब हमें ऐसा लगता है कि अब एक कार्यक्रम को हम लोगों को विराम देना चाहिए। हमारी जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो पूरी हो चुकी है। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। सभा एक, हाँ, अंतिम क्वेश्चन आप पूछिए। सुभाषिष तिवारी जी। ओके, थैंक यू सर। सर जस्ट एक बात थी कि जैसे जो आरटीआई एप्लीकेंट होता है, जस्ट कॉमन पर्सन, वो आरटीआई फाइल करता है, उसके बाद उसको पता नहीं चलता है कि क्या उसके प्रोसेस चल रहा है थ्रू कमीशन, थ्रू फर्स्ट जो भी पीआईओ होता है, देन ही अप्लाइज फॉर फर्स्ट अपील इन भोपाल। उसको तब भी नहीं पता चलता क्या प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद सेकंड अपील फाइल करता है, अगर फर्स्ट अपील का रिप्लाई नहीं आता है तो उसमें भी कुछ टाइम ड्यूरेशन है नहीं है। जब भी प्रोसेस कर रहा है जो एसआईसी ऑफिस है एमपी में, तो कोई टाइम लिमिट समझ में नहीं आती है। और कभी फिर लेटर्स के थ्रू ये पत्राचार द्वारा आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया जाता है। ईमेल आईडी पे कोई ईमेल करते नहीं। अगर ईमेल से इंफॉर्मेशन देंगे तो तुरंत कैंडिडेट को मिलेगी,
by letter, if candidate is not present at his address, then वो उसको पता ही नहीं चलता है कि कब लेटर आया और कब उसकी कार्यवाही हुई आगे की, तो वो सब चीजें पहले छूट जाती हैं जो फर्स्ट अपील में जाना रहता है, सेकंड अपील में जाना रहता है। तो इसका कोई कांटेक्ट है क्या जिससे अपडेट मिल सके MP SIC ऑफिस में? ये मेरा क्वेश्चन है सर। सर आपको जवाब देंगे, सर हमारे बीच में है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं MP में कुछ। इसमें अगर आप अपने अपील प्रकरण के बारे में, आप जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आप अपने अपील प्रकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। यस। तो एक तो वहां पर जो एक तरीका है उसका वर्किंग का मैं बता देता हूँ कि जो भी अपील वहां पे रजिस्टर्ड होता है उसके लिए एक लेटर इशू किया जाता है कमीशन से। कंप्लेंट या अपील रजिस्टर होती है, एक लेटर जो है वो एप्लीकेंट को भेजा जाता है, नोटिफाई किया जाता है कि आपकी अपील का क्रमांक ये है, ये कंप्लेंट, ये RTI एप्लीकेशन अपील जो है ये आयोग के समक्ष प्राप्त हुई है, और इस तरह से नोटिफाइड किया जाता है कंप्लेंट और अपील के बारे में। उसके अलावा जो खासतौर से जो जैसे जिस डिवीजन को हम देख रहे हैं वहां पर हमने एक GRD डेस्क रखा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल डेस्क। उसका काम ही यही है कि आप वहां पर फोन करके आप पूछ सकते हैं कि ये मेरी अपील प्रकरण है, इसकी जानकारी चाहिए, इसमें क्या अभी तक किस स्टेज पर है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है, और अगर आप एक्सपेडाइट कराना चाहते हैं अपने मैटर को तो एक्सपेडाइट भी करा सकते हैं। उसके अलावा आप अपना अगर अपील प्रकरण नंबर नहीं मालूम है तो वो आप नंबर भी ले सकते हैं वहां से। तो ये, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली हमने अपने डिवीजन में हमने अपनी एक व्यवस्था रखी है ताकि जो इसका एक दूसरा भी सर, why don't they आयोग है, सभी आयोग है वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, और आयोग के PIO से अपनी फाइल की प्रतिलिपि भी आप RTI में मांग सकते हैं, आयोग दे देता है ये। सर, why don't they provide information through email? This is my one more concern. Because I mean यहाँ पर अभी ईमेल क्या, इनफैक्ट वो डिजिटाइज उस ढंग से किया ही नहीं गया है डेटा आपको, मतलब मैंने ये बड़ी हालांकि शर्म का विषय है आयोग के लिए। सर जो भी लेटर भेज रहे हैं उसी को स्कैन करके बस ईमेल पर भेज दें। लेट मी से समथिंग अबाउट, आपको डॉक्टर सुभाषिष तिवारी जी, आयोग में इस तरह कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखिए कि आप मेल के माध्यम से उसको डिजिटाइज जिस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को देखिए, वहां पर शो कॉज लिस्ट ये सब सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं, आपको ये मालूम पड़ जाएगा क्या ऑर्डर निकला, वो ऑर्डर भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट आप देखेंगे, वेबसाइट बीच में तो डाउन पड़ा हुआ था, तो डिफंक्ट वेबसाइट, फिर वेबसाइट हम लोगों ने कुछ करके उसको लगवाया, लेकिन अभी भी कल भी मेरी सेक्रेटरी से बात हुई थी, सचिव को मैंने कहा है, वापस निर्देशित किया है कि आप इसको जरा एक्सपेडाइट कराइए, इसको वेबसाइट जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सके। लेकिन कुछ चीजें ढर्रे पर चलती हैं और वो वैसे ही चल रही हैं, और मुझे ये मालूम था कि ये समस्या रहेगी, इसीलिए मैंने अपना काम सुधार लिया है, जिसके लिए सरकार से मुझे पैसे भी मिलते हैं। तो मेरे आयोग में, मेरे कमीशन में, मेरे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की समस्या से, मतलब हमने अपने स्तर पर उसको ठीक कर लिया है। अगर वेबसाइट नहीं थी तो कोई बात नहीं, हमने अपना GRD नंबर खोल दिया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बाकी सूचना आयुक्तों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी नहीं हूं उनके काम करने के तरीकों को लेकर। बाकी आपका तो ये इनफैक्ट ये होना ये चाहिए, आप जो कायदे से अगर देखा जाए तो जिस एज में हम लोग रह रहे हैं, 2021 में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो हैं, चाहे वो MIS हो गया, चाहे वो इसके माध्यम से जो इंटरलिंक्ड होते हैं सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से, तो होना ये चाहिए, जो मेरी एक सोच है कि आपको एक बार RTI आपने दायर कर दी, उसके बाद आपको तो फर्स्ट अपील भी दायर करने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपेडाइट होकर के वो ऊपर चले जाए फर्स्ट अपील में, और फर्स्ट अपील के बाद वो सेकंड अपील में चले जाए, और सब कंप्यूटर से एक दूसरे से लिंक्ड हो, पेपरलेस हो पूरा ये प्रोसेस जो है, पेपरलेस होना चाहिए। यस, एक्चुअली जब भी सर ये धारा 4(1) और 4(4) में भी है कि डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के बारे में RTI एक्ट में भी दिया गया है,
तो लिखा हुआ है। 41424344 में लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ, वेबसाइट पर भी प्रोसेस देने का इतना प्रावधान है। फ्रस्ट्रेटिंग है वीरेंद्र कुमार जी, कानून वानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें, बट प्रोसेस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि ये सब ऐसी चीजें हैं कि ये MIS पर ये सब चीजें आराम से आ सकती थी और पब्लिक एक्सेस भी उसको जोड़ा जा सकता था उस MIS पर, कि एक आम आदमी RTI फाइल करे तो उसको समझ में आ जाए कि 30 दिन बाद, मतलब जो RTI जो देख रहा है, जो PIO है, उसके MIS पे, उसके परफॉर्मेंस पे वो ब्लिप करना चाहिए। जी और सर, उसका जी सर। सुपीरियर अथॉरिटी उसको क्लियर करेगा कि उल्लंघन किया है तुमने, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है, ये सिर्फ कानून के उल्लंघन का मामला नहीं है, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का भी मामला है। सिमिलरली जी जो सर, सही बात है आपके जो आपके प्रथम अपने अधिकारी हैं, उनका भी डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला बनता है, उनके भी इस पर ऑटोमेटिकली उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए। आपको 45 दिन के अंदर अपील सुननी थी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है, सिविल सेवा आचरण नियम के तहत आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। जी सर, सही बात है सर। ये आपको पैसे गवर्नमेंट क्यों दे रही है, किस बात के दे रही है? पैसे आपको गवर्नमेंट दे रही है कि आप अपने कर्तव्य को निभाएं, जो आपके ऑफिशियल ड्यूटी है उसको करें। आपकी ऑफिशियल ड्यूटी क्या है? 30 दिन के अंदर आपको प्रकरण सुनना है, उस पर आपको डिसीजन देना है। प्रथम जी सर, जी की ऑफिशियल ड्यूटी क्या है? 45 दिन में उनको ये सब निराकरण करना है, और ये स्थिति उनको एक कानून के तहत ही वो लोग बाध्य है सब करने के लिए। आप GAD के रूल्स पढ़िए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है PIO क्या क्या करेगा और FAO क्या क्या करेगा। ये कानून से अलग, इतर मैं बात कर रहा हूँ, रूल्स भी डिफाइन है, आप रूल्स भी वॉयलेट कर रहे हो, एक्ट भी वॉयलेट कर रहे हो। और मुझे लगता है कि इसके लिए ये जिस एज में हम लोग जी रहे हैं वो तो बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं इन सब मामलों में। ये परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली सब चीज का नोटिफिकेशन एक बार एप्लीकेंट ने फाइल कर दिया, हर चीज का नोटिफिकेशन उसके पास आ जाना चाहिए। आपके यहाँ राहुल सर जी, आपके यहाँ क्या वार्षिक प्रतिवेदन छपते हैं, क्या बनती है क्या वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट? बनती तो है, मैंने पता तो किया था, उसमें मेरे ख्याल से काफी दिन से कुछ विलम्ब हो रहा है, और उसकी अभी मैंने देखा है कि स्थापना शाखा में कुछ कॉपीज ढेर सारी आई हुई हैं, तो उसी का काम चल रहा है। अच्छा, ओके धन्यवाद सर जी, नमस्कार। लेकिन विलम्ब से है ये बात मुझे मैंने पूछी थी, तो उसमें शायद काफी विलम्ब से हो रहा है ये। आपका विचार काफी उत्तम है, यदि इस तरह काम होने लगे भारत राहुल सर, तो बहुत आगे निकल जाए। क्या ऑनलाइन RTI का जवाब ऑफलाइन में दिया जाता है, ऐसा नियम सही है? ऑनलाइन RTI का जवाब ऑफलाइन नहीं होना तो नहीं चाहिए। जी जी जी। मतलब अब ये पता नहीं अजीब सी स्थिति बन जाती है, जैसे हमारे पास ऑफलाइन RTI अपील आती है और मैं उसको ऑनलाइन लेके जा रहा हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप पर दे रहा हूँ, मैं अपने आदेश व्हाट्सएप पर देता हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। इसमें सबसे मेन पॉइंट सर, इसमें मेन पॉइंट ये है, जो इनका कहना है कि आपने ऑनलाइन RTI यदि दायर किया तो आपको जो जवाब मिलेगा, कागजात मिलेंगे, यदि वो ऑफलाइन है तो वो ऑफलाइन ही भेजे जाएंगे, मतलब डिजिटलाइज नहीं है तो वो आपको PDF फाइल या इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑफलाइन ही ना भेजेंगे वो, उसको ऑनलाइन करने का तो कोई ऑफलाइन को ऑनलाइन करने का तो एक्ट में प्रावधान है, लेकिन जो पुराने रूल है कि ऑल टेलीफोनिक एंड टेलीग्राम कम्युनिकेशन मस्ट बी फॉलोड बाय रिटन कम्युनिकेशन, तो इसलिए जो ऑनलाइन जवाब दिया जाता है आवाज कट रही है, उसको फाइनल नहीं माना जाता जब तक कि इट हैज नॉट बीन फॉलोड बाय द ऑफलाइन कम्युनिकेशन। तो इसलिए ऑफलाइन जो है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ये एक विधिक प्रॉब्लम है। विधिक प्रॉब्लम भी है वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी, आपने सही कहा। मेरे पास कई PIOs ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने ना मौखिक तौर पे बता दिया था। मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है आप मौखिक तौर पे बताएंगे, और ये हम मानी नहीं करेंगे, और उसमें पेनल्टी भी लगाई है हमने। वो अपनी इस पर वो दिखा देते हैं, और वो कम्युनिकेशन के जो आप सही कह रहे हैं, एक शासकीय इसमें एक व्यवस्था है कि आप राइटिंग में इन्फॉर्म करेंगे तो वही मान्य होता है, और अगर एटलीस्ट वो पेपर पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और मैं तो इन सब चीजों इवन फैक्स को भी टेलीफोन कम्युनिकेशन माना गया है, तो फैक्स मस्ट बी फॉलोड बाय रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट, तभी उसको ऑथेंटिक माना जाता है, तभी PIO अपना जवाब अपने आप को डिफेंड कर पाता है। या फिर वो चीज रिकॉर्ड पे रखे, आवाज नहीं आ रही है। उसमें देखिए मेरा इसमें बहुत ये एक्ट और इन सब से थोड़ा सा वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी में थोड़ा अलग तरह से चलता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि PIO की नीयत क्या है, और क्या वो सही में मतलब इन्हें जानकारी देना चाह रहा था या नहीं चाह रहा था। वो जो भूल हुई है, ये बात सही है, ये बात सही है कि 20 एक ये निर्णय लेना है तो ये देखा जाता है।
मतलब मैं कई बार ये होता है, आप देखिए वो भी इंसान है, बीमार पड़ते हैं, तबीयत खराब होती है और उनका चार्ज कोई और भी लेते हैं, और उसी समय मान लीजिए 15-20 दिन के विंडो में भूल हो गई हो, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने रेक्टिफाइड भी किया। तो ये सब तमाम चीजें भी आती हैं और निर्णय भी उसी हिसाब से होना चाहिए। हमें जी सर, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं टीचर होने के नाते कि जब स्टूडेंट की कॉपी जांचता है तो एक टीचर ये सोचता है कि मैं इसको कहाँ मार्क्स दे सकता हूँ, दूसरा टीचर ये देखता है कि मैं कहाँ इसके मार्क्स काट सकता हूँ। तो इसलिए वो नियत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली। आप व्हाट्सएप पे जो जजमेंट देते हैं या कोई पीआईओ व्हाट्सएप पे जवाब देता है, वो मान्य है? मैं मान्य सर। मैं क्या करता हूँ प्रोफेसर साहब सर, इसमें पूरी व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। क्या होता है कि एक ढर्रा चल रहा है, एक हमने सिस्टम अपना लिया है, और सिस्टम भी इतना थका हुआ सा सिस्टम अपना लिया है कि वो लेटर लिखेंगे, आप पोस्ट से लिखेंगे, फिर 15 दिन वेट करेंगे, फिर 15 दिन बाद आपके पास जवाब आ रहा है कि हमें इसमें और ज्यादा टाइम चाहिए, हमारा एक और कार्यक्रम है, हम नहीं आ पाएंगे। उस तरह से फिर आप वापस लेटर लिखेंगे, फिर जवाब आ रहा है कि हमारी तबीयत खराब है, फिर और टाइम चाहिए, और एक एक प्रकरण के निराकरण में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऑलरेडी, जिसमें ऑलरेडी 2 साल, 3 साल, 4 साल का विलंब हो चुका है। और एक्ट क्या कहता है, 30 दिन में जानकारी देनी है। तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग सिस्टम है, इसीलिए हमने उसको व्हाट्सएप पर के लेकर आ गए। व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ फाइल भेजी जाती है, व्हाट्सएप पर ही उसको नोट किया जाता है। हमारे नोटिसेस में भी उल्लेख किया गया है कि इनके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर नोटिस प्रेषित किया गया है, और उसको नोटशीट पे ले आते हैं। और कोई पीआईओ डिनाई ना करे, हम व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसका, और उसके स्क्रीनशॉट की कॉपी निकाल लेते हैं। वो डबल टिक आता है। कल को मैटर, मुझे मालूम है कल को चैलेंज भी हो सकता है, हाई कोर्ट जाए और लोग बोले कि हमें तो कभी कुछ दिया ही नहीं गया, तो इसलिए फिर उसको वैसे करते हैं। और अगर कोई ऐसा कोई पीआईओ अगर उसके जानबूझ करके अगर मना करता है कि नहीं हमें नहीं मिला है या इस तरह का, तो फिर हम उसमें फिर फिजिकल कॉपी एक उसके सीधे कलेक्टर को भेजते हैं और बोलते हैं कि आप तामीली करवाइए इसकी। उसमें कलेक्टर को पाबंद किया जाता है। तो फिर हम पीआईओ पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, और फिर पीआईओ की फिर व्यक्तिगत हियरिंग ही करवाते हैं फिर हम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किया जाता है, लेकिन इससे ये हो गया है कि प्रोफेसर साहब की इसमें हमारा जो निराकरण है, वो जहाँ 2-3 महीने का समय लगता था, अब वो 2-3 दिन के समय में हो जाता है। बहुत खास हो गया है। तीसरा चीज ये हो गया है कि आपको अब ऑल द वे यू डोंट हैव टू ट्रेवल। अगर आपके राज्य में होने लगा तो अब आपको पटना तक नहीं जाना पड़ेगा। आप वहीं बैठे बैठे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते हुए आपने 10 मिनट की छुट्टी ली, 10 मिनट में आपने अपने हियरिंग अटेंड किया वहीं पे फोन पर ही, और वापस आप अपने काम पर लग गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सिस्टम ऑलरेडी इसलिए बना है कि किसी का हैरासमेंट ना हो, और ऑलरेडी अपील करता तो वैसे ही हैरास हो चुका है, 3 साल 4 साल इंतजार कर चुका है। बिल्कुल, तभी तो यहाँ पहुँचता है जी। तो यहाँ के लिए आया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है आपकी, बहुत अच्छी पहल है। शिवानंद जी, आप लोगों के क्या और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक आध यदि क्वेश्चन हो तो फाइनल अपन ले सकते हैं एक आध। चलिए ठीक है, किसी के सर क्वेश्चन नहीं है, अब इसको अपन कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और अब हमारे बीच में गांधी सर आप आए, और आत्मदीप सर ने बताया था कि राजस्थान में भी कोई मीटिंग है, तो जी सर एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ तो जल्दी कंक्लूड, जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि मैं जो है फर्स्ट अपील में गया हूँ सर, तो क्या मैं आयोग में शिकायत भी कर सकता हूँ सर? साथ में फर्स्ट अपील में गया हूँ, फर्स्ट अपील का लेटर दिया हूँ। अवॉइड करिए। अगर आप फर्स्ट अपील में जा चुके हैं तो अवॉइड करिए। अपीलीय प्रक्रिया आपने अपना ली है, अपीलीय प्रक्रिया की अपीलीय व्यवस्था होती है, और उसको आप अपीलीय प्रक्रिया के तहत ही करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भी ये स्पष्ट है कि उन्होंने जैसे कह दिया है कि सेक्शन 19 जो है कंप्लीट रेमेडी प्रोसेस है। तो आप अगर सेक्शन 19 के अपील प्रक्रिया पर आ गए हैं तो उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर सेक्शन 18 में जाना था तो वो आपको पहले ही वो करना था। और दूसरा, सेक्शन 18 के लिए आप स्पेसिफिकली
बहुत स्थिति बहुत क्लियर है कि अगर आपको आरटीआई लगाने से ही रोक दिया जाए, या पीआईओ की व्यवस्था ही ना हो, या सेक्शन 4 का पालन ना हो रहा हो, या फिर फीस को लेकर के कोई विसंगति हो गई हो, तो फिर आप सेक्शन 18 के तहत कंप्लेन कर सकते थे। जी सर, जी, धन्यवाद सर। ऐसा एक केस मेरे खिलाफ हुआ था जिसमें साइमल्टेनियसली एक ही ग्राउंड पे 18 और 19 में एक एडवोकेट ने प्रक्रिया इनिशिएट कर दी। अब मेरा आयोग के सामने ये कहना था कि भाई मुझे तो अपने अपीलीय अधिकारी का भी ऑर्डर मानना है, और उन्होंने निर्णय ले दिया है कि ये सूचना जो है वो दे दी गई हो सफिशिएंट है, बाकी सूचना जो 8(1) में एग्जम्प्टेड है। और 19(1) का जो निर्णय है वो 18(1) में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 19(1) का जो निर्णय है वो 19(3) में ही चैलेंज किया जा सकता है। तो 18(1) में उन्होंने केवल ये देखा कि उसकी कोई दुर्भावना है या नहीं है, और उन्होंने कहा कि यदि कोई लीगल डिफेंस लिया गया 8 का या 9 का, तो वी शैल नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। वो केवल सेकंड अपील में ही हो सकता है, एंड दैट इज जो चूंकि उनके निर्णय को चैलेंज ही नहीं किया गया, एंड देयरफॉर एपेलेट अथॉरिटी वाज नॉट इवन मेड अ पार्टी इन दैट केस। तो शिकायत के मामले में वो पक्षकारी नहीं है। तो ऐसे मामले में उनकी बात को सुने बगैर आयोग उनके निर्णय को 19(1) के निर्णय को 18(1) में क्रैश नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट वुड बी वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और सीआईसी वर्सेस ये जो स्टेट ऑफ मणिपुर के निर्णय को मानते हुए उन्होंने कहा कि ये तो इस तरह की बात हो गई कि आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, और हाई कोर्ट को ये नहीं बता रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में आप ये नहीं बता रहे कि मैं हाई कोर्ट में गया। दिस अमाउंट्स टू कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, और इसलिए उन्होंने उस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया था। थैंक यू। उसमें सब एक मूल मंत्र तो एक ही है वीरेंद्र ठक्कर जी, कि जानकारी अगर देने योग्य है तो जानकारी दीजिए, नहीं है तो एग्जेम्प्ट करिए। और उसमें मैं धारा 18 और धारा 19 में उतना ज्यादा मैं उसको भी भेद नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे अभी आप शुरुआत कर रहे थे तो बड़ी टेक्निकल इस विषय को लेकर के सवाल भी उठाया था कि अपील प्रोसेस में डिसाइड कर लिया था और फिर धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज हुई है, उसमें जानकारी मांगी गई थी। तो ऐसे टेक्निकल विषय जो होते हैं उलझाने वाले होते हैं। आप सिर्फ एक्ट पढ़िए, वेयर एक्ट पढ़िए, और उसके अलावा प्रियम्बल को पढ़िए, एक्ट को बार बार पढ़िए, उसमें क्लैरिटी आ जाती है। जी सर, लेकिन एज ए पीआईओ हमको सर एडवोकेट से, पत्रकारों से और आरटीआई एक्टिविस्ट से भी उलझना पड़ता है। दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जो जिनको एक पोस्टल ऑर्डर भी 10 रुपए का भरना नहीं आता है, जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उनके प्रति हमारी भी सिंपैथी होती है। दूसरी तरफ वो होते हैं जो सब कुछ पढ़े लिखे होते हैं, और जो कुछ एडवोकेट, पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट है, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं पीआईओ के लिए। थैंक यू। नहीं, सही है। आप वो, मेरा कहना है कि जो भी करिए, देखिए एज ए पीआईओ आप मतलब जो भी कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, हम लोग नियत देखते हैं कि इंफॉर्मेशन देने की नियत थी या नहीं थी, और सामने वाला भी आपको परेशान करने की नियत रखता है या क्या है। ये सब ऑब्वियस हो जाता है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंफॉर्मेशन चाहता है कि पीआईओ के पीछे लगा हुआ। मेरे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर किसी एक सज्जन ने 30 के करीब जो है आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की है, और डायरेक्ट धारा 18 के तहत शिकायत कर दी है, कोई फर्स्ट अपील नहीं की है, और वो चाहते हैं कि वो पीआईओ दंडित हो। अब मेरा इसमें मूल सवाल ये है कि ये एक्ट बना क्यों था? ये एक्ट क्या इंफॉर्मेशन लेने के लिए बना था या पीआईओ को दंडित करने के लिए बना था? भाई कोई काम नहीं कर रहा है, डिलेक्शन ड्यूटी आप वैसे ही उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। कोई काम नहीं कर सर, मैं तो एज ए पीआईओ मेरे खिलाफ एज ए पीआईओ महिला आयोग में भी केस हो चुका है फॉर वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, जबकि मैंने पूरी प्रक्रिया फॉलो की थी। मैंने विनिश्चय किया था, मैंने 30 दिन का अपील पीरियड दिया था। अपील पीरियड एक्सपायर होने के बाद मैंने उस महिला के ही हस्बैंड को सूचना दी थी। तो वो ऐसे में जब वो मामला गया तो पहले मैंने चैलेंज किया कि इसमें 21 का प्रोटेक्शन मुझे मिलना चाहिए। सीआईसी शत्रुघ्न सिंह साहब ने भी ये बात माना, बोले कि इफ सम पीआईओ इज वर्किंग ऑनेस्टली एंड फॉलोइंग ऑल द लीगल प्रोविजंस, सो इवन इफ आई हैव टू गो आउट ऑफ द वे और उसकी मदद करनी पड़ी तो मैं करूंगा। और 21 में का जब एग्जामिशन लिया तो फिर महिला आयोग ने भी वो केस को डाला। तो ये महिला आयोग आपको बुला नहीं सकता इसमें। आप अगर मैंने चैलेंज किया था कि दे कांट समन मी एज ए पीआईओ। मैंने बोला आप मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की कैपेसिटी में बुलाइए, या आप मुझे एक कन्वीनर ऑफ लीगल एडवाइजरी कमेटी की कैपेसिटी में बुलाइए, बट यू कांट इशू समन्स इन दिस कैपेसिटी। और मैंने बोला कि मुझे 20 दिन में चुप रहने का अधिकार भी है। तो केवल आपने बुला लिया इसलिए मतलब ये नहीं कि आप कोई चीजें आप उगलवा सकते हो। तो मुझे 20 दिन में संविधान के चुप रहने का भी अधिकार है, फिर भी आपने बुला लिया है। और मैंने बोला कि आपने मुझे कंप्लेंट की कोई कॉपी भी नहीं दी, जबकि ऑफिशियल मैटर है। आई
एम नाइदर डायरेक्टर, नॉर आई एम डीन, नॉर आई एम रजिस्ट्रार, नॉर आई एम HOD। प्रमोशन देने के किसी को संतुष्ट करना ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा केवल सूचना देना है कि भाई अमुक व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हुआ है, और वो सूचना मैंने दे दी, तो उसमें कोई केस नहीं चलाया जा सकता। वीरेंद्र कुमार जी, लॉ इज वेरी क्लियर। पीआईओ को अगर जो एज ए इन कैपेसिटी ऑफ पीआईओ उन्होंने जो काम किया है, उस काम के लिए आयोग के अलावा किसी और को अधिकार नहीं है। सूचना आयोग को अधिकार है, किसी और आयोग जो है वो इस तरह से समझ नहीं करे। वो इवन मेरे सामने एक केस ऐसा आया था, भी खनिज विभाग का मामला था। खनिज विभाग के अधिकारी के विरुद्ध जो है, उसके अधिकारी ने उसके खिलाफ एक्शन इसलिए इनिशिएट कर दिया कि उन्होंने जानकारी दे दी। हाँ, यस। तो जानकारी दे दी। अब सवाल ये उठता है कि जानकारी तो वो तो विद इन एम्बिट थी जो जानकारी दी उन्होंने, लेकिन साहब इसलिए नाराज हो गए कि उनको लगा कि वो उस जानकारी की वजह से जो है वो बाद में वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया और उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। तो साहब इसलिए नाराज हो गए उन्होंने उनके खिलाफ डिरेक्शन ड्यूटी का मामला बना करके उनको नोटिस इश्यू कर दिया। मेरे पास आए तो मैंने उनको भी यही सलाह दी थी कि आप इसमें एप्लीकेशन रखिए यहाँ सूचना आयोग में, हम लोग नोटिस इश्यू करते हैं। लेकिन उनके जो दूसरे जहां उन्होंने अपील की अपनी डिपार्टमेंट में, तो उनके अधिकारी का जो नोटिस था उसको फिर उन्होंने खारिज कर दिया। मैंने दोस्तों जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण है कॉलेज में मैंने ही पिछले 13-14 साल में उजागर किए, तो इसलिए मुझे 4 बार पीआईओ बना गया और 4 बार पीआईओ से हटाया भी गया है। एग्जैक्टली। ठीक है शिवानंद जी, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। और आप सभी लोग हमारे बीच में जो भी आरटीआई कार्यकर्ता और वरिष्ठ गण और सभी लोग पीआईओ, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सारे लोग आप जो भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले कार्यक्रम में हम आप लोगों से फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद अग्रवाल जी, और इसको अपन बंद करते हैं बात। नित्यानंद जी धन्यवाद। धन्यवाद द्विवेदी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू देवेंद्र अग्रवाल जी, थैंक यू राहुल सिंह जी, सभी को धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीबॉडी।